सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। माइंडफुल ईटिंग मतलब सावधानी के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को खाना। तो इससे क्या होगा, ये एक रास्ता है हेल्दी बॉडी का। इन्हें ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो क्या खाना है, कैसे खाना है और उससे बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी, इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। कौन है हेल्दी, यानी कौन है सेहतमंद। वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम। हेल्दी वो है जो ऐसा फूड खाता हो जो कि होलसम हो। होलसम यानी उस फूड के अंदर वो सारी चीज़ें हो जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, इन मॉडरेट क्वांटिटीज़। और वो हेल्दी है जो कि फूड को मॉडरेट क्वांटिटी में खाता है, बहुत कम नहीं खाता, बहुत ज़्यादा नहीं खाता कि अच्छा लग गया तो मार खाए जा रहे हैं। एंड अप्रोप्रिएट फॉर सीजन, टाइम एंड प्लेस। और हेल्दी वो है जो ऐसा फूड खाता हो जो सीजन, टाइम और प्लेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो, यानी उसके हिसाब से सही हो। फॉर एग्जाम्पल, समर सीजन्स के अंदर हमको ऐसे फूड आइटम खाने चाहिए जिससे हमारी बॉडी कूल हो सके। इसीलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, जूस पीते हैं, लस्सी पीते हैं और भी ठंडी चीज़ें खाते पीते हैं। वहीं अगर सर्दी का मौसम हो तो वहाँ पर यह सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ा गर्म चीज़ें खाएं, चाय पी ली, सूप पी लिया। अब अगर हम टाइम की बात कर लें तो रात के टाइम में रिकमेंड किया जाता है कि हमको लाइट फूड लेना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। दिन में अपना हैवी वगैरह खाना खा लो, क्योंकि रात में हम खा के हमको सोना होता है और दिन में तो हम काम करते रहते हैं, तो हैवी फूड सही रहेगा। तो जिस टाइम पे जैसा फूड खाना चाहिए, अगर वैसे खा रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे। फिर प्लेस पे आप कहाँ रहते हो, डेजर्ट एरिया में रहते हो, माउंटेन एरिया पे रहते हो, आपके एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उसी हिसाब से आपको फूड खाने चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फूड आइटम सूटेबल रहता है, तो आप जहाँ पर रहते हो उसी जैसे खाने आपको खाने चाहिए। तो अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे। वाइज सेइंग, एक समझदारी भरी कहावत है ये। मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। तो इनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे रोज़ाना की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, बेसिकली थॉट ऑफ द डे यानी आज का विचार। तो उसमें कुछ काम की बातें लिखी होती हैं, तो ये लोग रोज़ाना वहाँ पर जो लिखा होता तो उसको पढ़ते थे। आज का थॉट था अनेन जतानी जीवंती। इसको पढ़ के वो क्यूरियस हो गए कि अरे ये क्या है। मिस्टी ने मेदू को बताया कि एक संस्कृत की कहावत है, इसका मतलब होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। फूड लिविंग बींग्स को लाइफ देता है, जिंदगी देता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। तो ये जो कहावत है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको चलिए समझते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है 3.1, व्हाट डू वी ईट। हम क्या खाते हैं, एक्टिविटी 3.1। तो क्या खाते हैं इसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेट अस रिकॉर्ड। हम सभी रोजाना खाते हैं। फूड एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी रोजाना की जिंदगी का। आपको फूड आइटम लिस्ट करने हैं जो कि आपने एक हफ्ते के अंदर कंज्यूम किया, जो भी खाया आपने वो आप टेबल 3.1 के अंदर लिख दो। तो ये टेबल हमारा 3.1 है, फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक। पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या चीजें खाई और किस किस दिन क्या क्या खाया वो आप लिख दो। तो मंडे टू सैटरडे का आपको पूरा लिखना है। कैसे लिखोगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने जो खाया वही चीज आपको लिखनी है। जैसे मंडे को मैंने खाया चपाती या रोटी लिख सकते हो, अरहर दाल। दिन में मैंने रोटी, अरहर की दाल, आलू की सब्जी। फिर रात में मैंने खाया पूड़ी और छोले और राइस खाया। ठीक है, ये सारा आइटम मंडे को मैंने खाया। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। मतलब सिंपल ऐसे ना लिख देना कि हाँ सब्जी खाई, दाल खाई, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देना। दाल खाई तो कौन वाली खाई, सब्जी खाई तो कौन वाली सब्जी खाई। तो आपने जो खाया उसके हिसाब से आपको फिल करना है। कैसे करना है मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। What observations can you make about food from the data collected in table 3.1? तो जो भी डाटा आपने यहाँ पर कलेक्ट किया है फूड का, उससे आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व होगा कि अलग अलग दिन हम अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। फूड में बहुत सारी वैरायटी है। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइस वेरीज। क्या एक ही जैसा खाना हर बार आप खाते हो या फिर आपकी चॉइस वेरी करती है। तो एक ही जैसा खाना नहीं खाते ना, बदल बदल खाते हैं, वरना तो बोर हो जाए हम। कल कुछ खाया था, आज कुछ खाएंगे, आने वाले कल में कुछ और खाएंगे। अब कंपेयर करना है अपनी लिस्ट को उससे जो कि आपके फ्रेंड ने बनाई है। सबको बनाना है तो अपने फ्रेंड से कंपेयर करो कि उसने क्या लिखा है। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड। तो आपके और आपके फ्रेंड की लिस्ट के अंदर क्या चीज़ सिमिलर आपको देखने को मिली, क्या डिफरेंस था, उसको पता लगाओ। सिमिलरिटीज़ में जैसे आमतौर से रोटी चावल हम लोग खाते ही हैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया की बात कर लूँ तो ये चीज़ सिमिलर मिल जाएगी। भाई कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो इतने कॉमन नहीं होते, तो जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड की लिस्ट से कंपेयर करके ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके और आपके फ्रेंड की लिस्ट के अंदर कॉमन है। जैसे मैंने आपको बता दिया, रोटी हो गया, चावल हो गया, और कुछ ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी। जो भी आपको पता चले उसको अपने नोटबुक के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपने बेसिकली ये नोटिस किया होगा कि वैरायटी है फूड की, जो कि आपने खाया और आपके फ्रेंड ने खाया। आपने कुछ खाया, आपके फ्रेंड ने कुछ खाया, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ें खाई गई।
ठीक है, तो ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो डाइवर्सिटी है फूड की, क्या सारे ही स्टेट के अंदर है हमारी कंट्री के? तो आपको जो लगता है वो आप बताओ, मैं अपना बता देता हूँ। यस, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे स्टेट के अंदर बहुत वैरायटी के खाने हैं। अलग अलग दिन हम अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। मैं कुछ खाऊंगा, मेरा फ्रेंड कुछ खाएगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। इसी तरह से हर स्टेट के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ 2-4 ठो फूड है वही लोग खा रहे हैं, बहुत वैरायटी होती है फूड की। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, आज कुछ खाया कल कुछ खाया, तो ये देखने को मिलता है। 3.1.1 फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाकों में जो फूड होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्टिविटी 3.2, यहाँ हमको एक्सप्लोर करना है, खोजबीन करना है, पता लगाना है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर किस तरीके के फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम किए जाते हैं। ट्रेडिशनली मतलब कोई चीज़ ऐसी जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हो। तो अगर ट्रेडिशनल फूड के बारे में पूछा जाए तो ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको बताना है जिसको काफ़ी टाइम से खाते आ रहे हैं, यानी हमारे पेरेंट्स ने वही खाया, हमारे दादा दादी ने वही खाया, उनसे पहले भी यही खाना खाते थे लोग, तो वो चला आ रहा है। और ऐसे फूड आइटम किसी इलाके के अंदर बड़े कॉमन होते हैं, आमतौर से सभी लोग वो खाना खाते हैं। ठीक है, तो किस स्टेट के अंदर जो ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम किया जाता है उसके बारे में आपको पता लगाना है, और उस इलाके में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं ये पता लगाओ। इसके लिए आप बुक को रिफ़र कर सकते हो, लाइब्रेरी से, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर से, ताकि इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सको। टेबल 3.2 के अंदर कुछ और स्टेट को आपको ऐड करना है और फिल करना है कलेक्टेड डाटा। कुछ एग्जाम्पल आपको पहले से ही दिए हुए हैं ताकि आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको इसको फिल करना है। 3.2 सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो टेबल के अंदर देखो पहले कॉलम में स्टेट का नाम लिखा हुआ है, लोकली ग्रोन क्रॉप्स, उस स्टेट के अंदर कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, कौन सी फसल उगाई जाती है, ये दिया हुआ है। फिर तीसरे कॉलम में ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, उस जगह पर, उस स्टेट के अंदर कौन से ट्रेडिशनल फूड है जो कि बहुत ज़माने से खाते आ रहे हैं लोग, आमतौर से वही खाना खाते हैं, बड़ा कॉमन है वहाँ का फूड, तो वो आपको लिख लेना है। फिर लास्ट कॉलम के अंदर बेवरेजेस, यानी कौन सी ड्रिंक वगैरह पी जाती है वहाँ पर, उसके बारे में लिख लेना है। तो पहला स्टेट आपको पंजाब दिया है, यहाँ पर मेज़, वीट, चिकपी, पल्सेस, इनके क्रॉप्स यानी इनकी फसल को ग्रो किया जाता है। कौन से फूड आइटम खाए जाते हैं, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। बेवरेजेस की बात कर ले तो लस्सी पी जाती है, छाछ जिसको इंग्लिश में हम बटर मिल्क कहते हैं, मट्ठा भी कहा जाता है, मिल्क हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो पंजाब के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है। कर्नाटका की बात कर ले तो यहाँ राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ये ग्रो किया जाता है। ट्रेडिशनल फूड यहाँ का इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, इसको क्या पढ़ेंगे, मुड्डे, जो भी हो, पहली बार तो मैं देख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ऐसे भी देखो फूड आइटम है जो हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो कभी, और वहाँ आमतौर से लोग वही खाते हैं। पलिया, रसम, राइस। बेवरेजेस की बात कर ले, बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, यहाँ से आपको देख के एक चीज़ ऑब्जर्व होगी कि जिस स्टेट के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उसी क्रॉप का यूज़ करके बनने वाले फूड आइटम वहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स हैं। जैसे पंजाब के अंदर मेज़ की खेती की जाती है जिसको हम मक्का या मक्की कहते हैं, तो देखो पंजाब के अंदर मक्की की रोटी खाई जाती है, क्योंकि मेज़ को ग्रो किया जाता है तो मेज़ की रोटी भी बनाई जा रही है। इसी तरह आप कर्नाटका के अंदर देखो तो वहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है और ट्रेडिशनल फूड भी वहाँ का राइस है। तो जिस इलाके के अंदर जो चीज़ उगाई जाएगी, जो चीज़ ग्रो की जाएगी, वही चीज़ लोग खाएंगे। ये कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कोकोनट ग्रो किया जा रहा है तो कोकोनट की चटनी बड़ी कॉमन है, आमतौर से वो लोग खाते हैं। तो ये बात होती है, जहाँ पर जो चीज़ ग्रो की जा रही है वही चीज़ें आमतौर से वहाँ खाई भी जाती हैं। इसी तरह से आपको मणिपुर का दिया है। अब आगे और भी स्टेट आप ऐड कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। यूपी के अंदर ज़्यादातर जिस क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस। ठीक है, गेहूँ, चावल, गन्ना, दाल, ये सब ग्रो की जाती है। तो इन्हीं से बने हुए फूड आइटम आमतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लोग खाते हैं। गेहूँ ग्रो किया जाता है तो वीट चपाती खाई जाती है, गेहूँ की रोटी। चावल ग्रो किया जाता है तो चावल से पुलाव या तहरी वगैरह बड़ा कॉमन है, तहरी लिख देते हैं। कचौड़ी सब्जी, बाटी चोखा, बिरयानी। ठीक है, ये बड़ा कॉमन है यूपी के अंदर। बेवरेजेस की बात कर लें तो चाय बहुत पी जाती है, लस्सी। ठीक है, इसके अलावा और आइटम भी लिख सकते हो। वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अब ये जो ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम किए जाते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, इनमें डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है? यानी कहीं पर कोई चीज़ खाई जा रही है, कहीं पर कोई चीज़ खाई जा रही है। कुछ ऐसे फूड आइटम है जो कहीं पर बड़े कॉमन है, आमतौर से वही लोग खाते हैं, दूसरे स्टेट वाले पता चला कभी खाए ही नहीं हो। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना, देखो कर्नाटका के अंदर ये क्या खाया जाता है, ये पालिया या जो भी क्या इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, ये पहली बार नाम ही सुना हूँ मैं, और वहाँ कॉमनली लोग खाते हैं। इसी तरह मणिपुर में देख लो, सिंगजू, पहली बार नाम ही सुना है,
और आमतौर से लोग वहाँ खाते हैं। तो कहीं पर कोई चीज़ खाई जा रही है, कहीं पर कोई चीज़ खाई जा रही है। क्या रीज़न है इसका? तो रीज़न ये है कि जो चीज़ यहाँ पर ग्रो की जाएगी उसी तरह की चीज़ वहाँ के लोग खाएंगे। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक लोग हमारे यहाँ आए थे, हैदराबाद साइड के थे, तो सर्दी का दिन था और हमारे यहाँ सर्दी के दिन में मटर बहुत बिकती है। हर घर के अंदर सुबह नाश्ते के अंदर मटर बन जाएगी, या पुलाव बना रहे हैं उसके अंदर मटर डाल दिया, मटर पनीर बन रही है, तो हरी वाली जो मटर होती है वो बड़ा कॉमन है। तो सुबह नाश्ते में ऐसे उनको मतलब सुबह के टाइम आए थे तो नाश्ते में बना था तो उनको दिया, तो कहा ये क्या चीज़ है। मतलब उन्होंने हरी मटर देखी ही नहीं थी पहले, कि हमारे यहाँ ये ग्रो ही नहीं किया जाता, इसकी फसल ही नहीं होती, तो हमने कभी इसको खाया ही नहीं। तो क्या बात समझ में आई कि यहाँ पर जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ प्रयागराज के अंदर, यहाँ पर ग्रो किया जाता है, इसकी फसल उगाई जाती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं। वही जहाँ पर इसको ग्रो नहीं किया जाता वहाँ लोग खाते ही नहीं। तो ये होता है, जहाँ पर जो चीज़ ग्रो की जाएगी वैसी ही चीज़ें वहाँ के लोग आमतौर से खाते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें ग्रो की जाती हैं, इसीलिए अलग अलग वैरायटी या डाइवर्सिटी हमको फूड आइटम में देखने को मिलती है। इसका रीज़न अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैरायटी के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, इसीलिए अलग अलग फूड आइटम भी वहाँ मिलते हैं। एनालाइज करो डाटा जो कि आपने कलेक्ट किया टेबल 3.2 के अंदर। क्या ऐसे फूड आइटम है जो कि कॉमन है अक्रॉस मेनी स्टेट्स? ठीक है, रोटी हो गया, चावल हो गया, ये काफ़ी कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। टी भी बड़ा कॉमन है, चाय अक्सर जगह पी जाती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बड़ी कॉमन होती है, हर जगह आपको लगभग मिल जाएंगी। तो उन आइटम्स की आपको लिस्ट बना लेनी है। तो मैंने आपको बता दिया ना, राइस हो गया, रोटी हो गया, बिरयानी हो गया। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ द फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट व्हाइल सम आर ईटन ओनली इन पार्टिकुलर स्टेट। तो कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कॉमन होते हैं, वो चीज़ें बहुत सारे स्टेट्स के अंदर खाई जाती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खास तौर से उसी स्टेट में पाई जाती हैं, दूसरे स्टेट के अंदर वो चीज़ नहीं खाई जाती। वॉट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल फूड आइटम और जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ आगे लिखा भी हुआ है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। तो कहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्या होगा, ये इस पे बेस्ड रहता है कि वहाँ पर कौन से क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जो फसल उगाई जाएगी वही चीज़ वहाँ का फूड होगा, आमतौर से वही चीज़ लोग खाएंगे। इंडिया खेती बाड़ी वाला कंट्री है विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप। यहाँ की मिट्टी भी बड़ी डाइवर्स है, अलग अलग तरीके की मिट्टी अलग अलग जगह पर पाई जाती है। जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, येलो सॉइल हो गया, अलग अलग टाइप की सॉइल होती है जो अलग अलग जगह पर पाई जाती है। क्लाइमेट टाइप भी अलग है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट भी अलग अलग होता है। अब कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कंडीशन के अंदर ग्रो होते हैं। जैसे अगर आप कॉटन ग्रो करना है तो उसके लिए ब्लैक सॉइल अच्छी मानी जाती है, तो जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी वहीं वो चीज़ ग्रो की जाएगी। कुछ ऐसे क्रॉप है जिनको पानी काफ़ी चाहिए, तो वहीं ग्रो किया जाएगा ना जहाँ पर पानी अच्छे से मिले, जहाँ बारिश ज़्यादा हो। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता आया हो कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें क्यों ग्रो की जाती हैं? सब लोग वो चीज़ें ग्रो करने लगे, सब जगह सारी चीज़ मिलने लगेगी। तो हर जगह के क्लाइमेट वैसे नहीं होता, हर जगह की जो सॉइल है वो ऐसी नहीं होती कि वहाँ पर हर चीज़ ग्रो हो सके। जो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाएंगे वहाँ पर, जिन चीज़ों की फसल, जो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, वही चीज़ वहाँ उगाई जाएगी। दूसरी चीज़ अगर हम चाहें भी तो भी उसको ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि उसको जो चीज़ कंडीशन चाहिए, जैसी सॉइल और जैसा क्लाइमेट चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो अच्छे से चीज़ें ग्रो नहीं हो पाएंगी। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है अलग अलग इलाकों में। कौन सा कहाँ ग्रो किया जाएगा इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए सूटेबल कंडीशन है कि नहीं, ग्रो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर फूड की जो चॉइस है वो वैरी कर सकती। कहीं पर कोई फूड खाया जाएगा, कहीं पर कोई। अब किस हिसाब से ये चीज़ वैरी करेगी? तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पार्टिकुलर रीजन। वहाँ पर क्या चीज़ उगाया जा रहा है, भाई जिस क्रॉप को वहाँ पर ग्रो किया जाएगा उस रीजन के अंदर, वही एज अ फूड आमतौर से लोग चूज़ करेंगे। फिर टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, भाई जिसको जो चीज़ पसंद होगी वही चीज़ वो ना खाएगा, वैसे ही फूड वो चूज़ करेगा। अब कल्चर भी डिसाइड करता है हम क्या फूड चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी फैमिली से हो जो प्योर वेजिटेरियन है, तो आपकी भी चॉइस आमतौर से वेजिटेरियन फूड होगी। ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हो जहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है, तो आपकी भी फूड चॉइस उसी हिसाब से होगी। फिर ट्रेडिशन की बात कर लें, क्या परंपरा चली आ रही है, आपके पेरेंट्स कैसा फूड आइटम खाते हुए आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी कैसा फूड आइटम खा रहे हैं, तो आपकी फैमिली या आपके इलाके के अंदर
जिस तरीके का खाना आमतौर से खाया जाएगा, आप भी बचपन से खाते खाते आपको भी वही चीज़ें प्रेफर करने लगोगे कि भैया यही चीज़ हम खाते हैं। ठीक है, तो फूड का चॉइस इन चीज़ों के अकॉर्डिंग वेरी करता है। 3.1.2 हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। कुकिंग प्रैक्टिस, खाना बनाने का जो तरीका है वो समय के साथ कैसे बदला है। आपने सीख लिया कि फूड हैबिट्स कैसे वेरी करती है स्टेट्स के अकॉर्डिंग। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन मे डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो हमारी फूड की जो चॉइस है, क्या खाएंगे, इसके साथ साथ किस तरीके से फूड का प्रिपरेशन किया जाएगा, उसका क्या तरीका होगा, ये भी डिफर करता है एक दूसरे से। कहीं पर किसी तरीके से खाना बनाया जाता है, कहीं पर किसी तरीके से। क्या हमारे जो फूड हैबिट्स है और कुकिंग प्रैक्टिस है वो समय के साथ बदली है। एक्टिविटी 3.3, चलिए इंटरैक्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरैक्शन होगा, लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे और पता लगाएंगे। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है क्वेश्चंस की, जिससे आप गैदर कर सको इन्फॉर्मेशन एल्डरली पीपल से, बड़े लोगों से, जैसे दादा दादी से पूछ लिया आपने। क्या चीज़ पूछना है कि उनकी फूड हैबिट्स क्या है और कुकिंग प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे खाना बनाया जाता है। कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको दिए हैं, यानी इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। कौन सा ऐसा फूड है जो आप अभी तक खाते आ रहे हो, यानी बहुत पहले भी खाते थे, अभी भी खा रहे हो, और कौन सा ऐसा खाना है जो अभी नया नया आपने खाया है, पहले आप नहीं खाते थे ऐसा खाना। ये आप क्वेश्चन पूछो। व्हाट आर द चेंजेस इन द कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम। कुकिंग प्रैक्टिस में क्या चेंज आया है उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है। व्हाट हैज़ कॉज दीज चेंजेस, ये जो बदलाव आया है उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये बदलाव आया है। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। तो जो भी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया उसकी बेसिस पे बड़े लोगों से इंटरव्यू लो, उनसे पूछो। यहाँ पर देखो आपको फिगर 3.1 दी है, चेंजेस इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम। खाना बनाने के जो टूल्स हैं उनमें कैसे बदलाव आया है। ए वाले के अंदर आपको चूल्हा दिया है, ये ट्रेडिशनल स्टोव है, ईंट रख के फिर उसका मिट्टी का ऐसे पूरा कवर करके फिर उसके ऊपर पकाते थे लकड़ी रख के। तो पहले के टाइम में इस तरह से खाना बनता था। आज के टाइम की बात कर लें तो खाना बनाने का जो टूल है वो बदल चुका है। अब क्या आ गया है, मॉडर्न गैस स्टोव आ गए हैं। अब गैस सिलेंडर होता है या फिर गैस के पाइपलाइन के थ्रू कनेक्शन होता है और इस तरह से चूल्हा होता है, यहाँ पर खाना बनता है। पहले सिलबट्टा, जिसको स्टोन ग्राइंडर हम कहते हैं, उससे चीज़ों को पीसा जाता था। अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया, मिक्सी का यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजली से चलती है। पहले हाथ से पीसते थे। तो फूड प्रिपेयर करने का तरीका बदला है कि नहीं। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब गैस स्टोव पे खाना बनाते हैं। पहले सिलबट्टे पे चीज़ों को पीसते थे, अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के अंदर पीसते हैं। तो आपको क्या पता चला इस इंटरव्यू से। कुकिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम कुलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये समय के साथ बदली हैं। यानी फूड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, खाना कैसे तैयार किया जाएगा, इसका जो तरीका है जिसको हम कुलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं, ये समय के साथ बदली है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस। तो खाना बनाने का जो तरीका है पहले क्या था और जो मॉडर्न वाला तरीका है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। पहले के टाइम में ज़्यादातर जो कुकिंग है वो चूल्हे पे की जाती थी, जिसकी इमेज हमने ऊपर देखी थी। आजकल क्या है, ज़्यादातर हम लोग मॉडर्न गैस स्टोव के अंदर खाना बनाते हैं। तो खाना किस पे बनाया जा रहा है, कहाँ पकाया जा रहा है, ये तरीका बदला है कि नहीं। इसी तरह से पहले के टाइम में जो ग्राइंडिंग है, पीसा जाता था चीज़ों को, वो मैनुअली किया जाता था, हाथ से किया जाता था, सिलबट्टे का यूज़ करके। आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है जिसने ग्राइंडिंग को आसान कर दिया है। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। पता लगाओ कि और भी क्या तरीके थे कुकिंग और ग्राइंडिंग के। तो अगर कुकिंग की बात कर लें, बॉइलिंग हो गया, चीज़ों को उबालना, उबाल की चीज़ों को खाते, जैसे अंडा उबाल खाते हैं लोग। रोस्टिंग हो गया, आग पे चीज़ों को पकाना, सेकना। ठीक है, 2 मैंने लिख दिया, और भी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसी तरह से अगर ग्राइंडिंग की बात कर लें, ओखली हो गया, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हो इस तरह की चीज़ थी और ऐसे कूट कूट के उससे चीज़ों को पीसा जाता था। सूखे मसाले वगैरह इसी में अक्सर कूटे जाते थे। फिर गोल सी चक्की टाइप की चीज़ होती थी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रोटरी क्वार्न्स। इसमें एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था, और ऊपर वाले पत्थर में थोड़ा सा होल होता था, तो उसी में चीज़ें डालते थे और फिर उसको गोल गोल घुमाया जाता था तो चीज़ें पिस जाती थी। इसको मैंने बहुत पहले अपने नानी के यहाँ देखा था, पहले उसका यूज़ होता था, अब तो इतना जाना ही नहीं होता। ठीक है, और भी चीज़ें आप थोड़ा रिसर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो। वाई हैव दिस कुलिनरी प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। अभी जो कुलिनरी प्रैक्टिस है ये समय के साथ बदल क्यों गई, तो इसका आंसर आपको दिया है। दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई चीज़ें आ गई जिसने हमारे काम को आसान कर दिया। अब देखो, पहले चीज़ों को पीसना होता था तो हाथ से मेहनत करनी पड़ती थी, उसको क्यों छोड़ा लोगों ने, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहाँ मेहनत नहीं करनी है, चीज़ें भरी मिक्सी के अंदर और बटन दबा दिया, अब अपने आप पिस रहा है वो। तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई, इसीलिए हम शिफ्ट हो गए उस पर। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और क्या रीज़न है, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया है। जैसे पहले लकड़ी वगैरह पर खाना बनाए जाते थे तो लकड़ी जाना पड़ता था, ले आना पड़ता था। अब गैस जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है। गैस का सिलेंडर आपने ले आकर रख दिया
या पाइपलाइन के थ्रू कनेक्शन है तो बस नॉब ओपन किया, गैस आना शुरू हो गई। एंड बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है कुलिनरी प्रैक्टिस को चेंज करने का। मान लो कहीं पर किसी तरीके से खाना बनाया जाता था, अब वो जो आइडिया है, वो बनाने का जो तरीका है, वो दूसरी जगह पहुंच गया, कम्युनिकेट हो गया। जैसे माइक्रोवेव ओवन की बात कर लें, तो जो हमारे कंट्री के अंदर नहीं था तो उसका यूज़ नहीं करते थे। फिर चीज़ें पता चली कि हाँ ऐसी भी चीज़ है, इससे भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, फूड आइटम को गर्म किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन की वजह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंची, टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंची, उसकी वजह से प्रैक्टिसेस भी चेंज हो गई। इसी तरह बहुत सी ऐसी डिशेज़ हैं जिसकी रेसिपी नहीं पता थी कैसे बनाया जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ तो वो रेसिपी लोगों को पता चली, तो वहाँ पर वो चीज़ बनाई जाने लगी, उसको बनाने का जो तरीका है वो भी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ कुलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज हुई हैं। अगर आपको क्लासिक साइंस के लिए अच्छी बुक चाहिए तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्ट को याद रखने में और रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक्टिविटी के सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स और एनसीईआरटी में जो आपके बीच बीच में क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन, फिर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। 3.2 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब फूड में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। मेदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन दियर स्कूल। तो इनके स्कूल में ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पर ये लोग गए। अब ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में बेसिकली ये होता है ना, अलग अलग जगह के फूड अवेलेबल होते हैं, मतलब वहाँ के जो पॉपुलर फूड हैं या हम कह सकते हैं जो कॉमनली लोग जो फूड खाते हैं वहाँ पर होता है, तो वहाँ जाकर आप वो फूड खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अब फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी ईट हेल्दी लिव हेल्दी, हेल्दी खाओ ताकि हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। तो यहाँ इमेज बनी आप देख सकते हो, राजस्थानी फूड का कैंप है, गुजराती फूड है, आसामीज़ फूड है। तो हर स्टॉल के अंदर वहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश है आमतौर से जो लोग खाते हैं वो मिल रहा है। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। तो ये मैंने आपको बता दिया, अलग अलग स्टॉल है, वहाँ पर उस जगह की जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो लगी हुई हैं। डॉक्टर पोशिता अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। अब न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट क्या होता है? देखो, फूड के अंदर जो काम की चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इसीलिए तो हम फूड खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो वो जो काम की चीज़ें फूड में होती है उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट के बारे में जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है उसको न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट कहते हैं। तो डॉक्टर पोशिता क्या है? न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट, वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्या कह रही हैं? हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, जिसका मतलब होता है सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। यानी जो भी चीज़ें हमारे पास है उनमें सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे कीमती जो चीज़ है वो हमारी हेल्थ है। चलिए समझते हैं डॉक्टर पोशिता का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट से। एक मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, अब वो थोड़ा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगी। क्या कभी आपने कोई मील मिस की है, यानी किसी टाइम का खाना आपने ना खाया हो, मान लो रात में नहीं खाए, सो गए, या दिन का खाना नहीं खाया, कहीं पर गए थे। आपको कैसा फील होता है जब आप कोई मील मिस कर देते हो? तो हम टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ सा महसूस करते हैं और लेस एनर्जेटिक, यानी एनर्जी हमको कम लगती है। जब कुछ टाइम के लिए हम नहीं खाते तो, यानी अगर खाना ना खाएं तो हमें थकावट महसूस होगी, हमें लगेगा बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, ताकत बिल्कुल नहीं फील होगी। आपको क्या लगता है जो मैराथन रनर होते हैं, मैराथन में जो दौड़ने वाले लोग हैं, ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस, जब रेस चल रही होती है तो ग्लूकोज वाटर पीते हैं, यानी पानी के अंदर ग्लूकोज डिजोल्व करके उसको पीते हैं, रेस के टाइम भी, रेस के बाद भी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो, जो भी हम फूड खाते हैं ना उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब फूड खाने और उससे एनर्जी मिलने के बीच का जो टाइम है ये डिपेंड करेगा कि कैसा फूड आप खा रहे हो। क्योंकि जो फूड हम खाते हैं ना वो पहले डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, डाइजेस्ट होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बन जाता है, उस ग्लूकोज से फिर एनर्जी निकलती है। अब अगर डायरेक्टली ग्लूकोज को ले लिया जाएगा तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब जो मैराथन रनर है, मैराथन में जो दौड़ रहा है, उसको तो तुरंत एनर्जी चाहिए ना, उसको ऐसा थोड़ी ना कि चलो अभी खा लेते हैं बाद में एनर्जी, अभी दौड़ रहा है तुरंत एनर्जी चाहिए। तो साथ में वो ग्लूकोज वाटर पीते रहते हैं ताकि तुरंत एनर्जी मिलती रहे। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो उन चीज़ों में एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट भी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। वो कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट।
तो जो हमारी डाइट है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें से जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, मतलब सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी में बदल जाता है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मिलेगा आपको सीरियल्स के अंदर, यानी अनाज के अंदर, जैसे व्हीट, राइस, मेज़ हो गया। वेजिटेबल्स के अंदर मिलेगा, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। फ्रूट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो। ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, और भी होते हैं, कुछ आपको लिखा है यहाँ साइड में, आपको इमेज भी बनी है, ठीक है। क्या आप जानते हो जो कॉमन शुगर है घरों में, जो हम चीनी यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको बताया ना, कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक शुगर है। वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? आपको क्या लगता है सर्दियों में हम लड्डू क्यों खाते हैं? सर्दियों में लड्डू बनता होगा, हमारे घर में तो बनता है। तो बेसन हो गया या व्हीट फ्लावर, इसको हम आटा कहते हैं, गेहूं का आटा। घी अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज अलॉन्ग विद गोंद यानी एडिबल गम्स, नट्स, सीड्स। तो लड्डू कैसे बनता है? बेसन ले लिया या उसकी जगह गेहूं का आटा ले लिया, उसमें घी मिला दिया और उसके अलावा और भी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे गोंद हो गया, ठीक है। एडिबल गम्स, जो पेड़ से गम्स वगैरह निकलते हैं, तो खाने वाले जो गम्स होते हैं ना, उसको गोंद कहते हैं। तो गोंद डाल के बनाया जाता है, कहते हैं गोंद का लड्डू है। उसके अंदर नट्स डाल दिया, सीड्स डाल दिया, तो ये सब मिलाकर लड्डू बनाया जाता है। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। अब जो आपका घी हो गया और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स होते हैं, जो तेल होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है एक दूसरे तरीके के फूड कॉम्पोनेंट में, जिसको हम फैट कहते हैं। यानी इनके अंदर अच्छी खासे अमाउंट में फैट मिलता है। तो फूड के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो फूड के कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। एक फूड का कॉम्पोनेंट हमने देख लिया क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा यहाँ देख लिया फैट। ये दो कॉम्पोनेंट हो गए। अभी फैट मिलता कहाँ है? सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो फैट हमको प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। प्लांट्स की बात कर ले तो नट्स के अंदर मिलेगा, सच एज ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, वॉलनट यानी अखरोट, कोकोनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया। और सीड्स के अंदर मिलता है, जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया। ये कुछ सोर्सेज हैं फैट के। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब फैट का काम क्या होता है? ये सोर्स होता है स्टोर्ड एनर्जी का। अब आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के, यानी मेनली जो एनर्जी मिलती है हमको वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि इससे एनर्जी मिलने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तुरंत जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है। वहीं फैट ये भी सोर्स है एनर्जी का, यहाँ से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये मेनली स्टोर्ड होती है। यानी कोई हमने फूड आइटम खाया, उसके अंदर जो फैट है वो आमतौर से स्टोर हो जाएगा, हमारी बॉडी रख लेगी। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो एनर्जी जो बॉडी तुरंत इस्तेमाल करेगी वो कार्बोहाइड्रेट से करेगी, फैट वाले को रख लेगी कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तब ये फैट इस्तेमाल होता है। तो समझ गए कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर क्या डिफरेंस है? कार्बोहाइड्रेट से तुरंत हमको एनर्जी मिलती है, क्विक सप्लाई होता है। ऐसे समझ सकते हो जो जेब में पैसा रखा हुआ है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है कि तुरंत ज़रूरत पड़ी और दे दिया, और जो बैंक के अंदर रखा हुआ है कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जाके निकालेंगे, तो वो आपका फैट वाला हो गया। यस, माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। तो ये बच्चा कह रहा है हाँ, मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बताया कि जो लड्डू हैं वो रिच होते हैं, घी यानी उनके अंदर घी होता है, नट्स होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमको गर्म रखते हैं। यानी उस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी होता है। तो ये इमेज बनी है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, कहाँ कहाँ से फैट मिलता है। देखो ये मिल्क की बॉटल है, अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स हैं यहाँ मिल जाएगा। कर्ड हो गया, आलमंड्स हो गया, कैश्यू नट्स, काजू वगैरह, सीसम सीड हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ता हो गया, बटर हो गया। तो ये क्या है? फैट के कुछ सोर्सेज हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, ताकि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकें। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अच्छे खासे अमाउंट में होता है तो उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी ये वो फूड हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो और भी फूड आइटम को आप पहचानो जिनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट होता है। तो देखो बहुत सारे फूड आइटम हैं, दो तीन मैं आपको लिखा देता हूँ। इसे कार्बोहाइड्रेट का लिख देते हैं, किडनी बीन्स जिसको हम राजमा कहते हैं, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, 3 लिख देते हैं। फैट की बात कर लें तो सोर्सेज ऑफ फैट कुछ यहाँ दिए हैं, कौन सा नहीं दिया है? क्रीम हो गया, पनीर नहीं लिखा ना, हाँ पनीर लिख लो। और एग योक हो गया, अंडे की जो जर्दी हो गई, उसके अंदर भी फैट होता है। मोर टू नो, चलिए और कुछ जानते हैं। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर दियर स्किन। ये देखो पोलर बियर की इमेज बनी है। ये क्या करते हैं? अपनी स्किन के अंदर फैट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी।
अगर एनर्जी कहीं स्टोर करके रखना हो तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो ये लोग फैट को अपनी स्किन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो फैट है वो सर्व करता है एनर्जी सोर्स की तरह से, यानी एनर्जी यहाँ से मिलती रहती है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। यानी सर्दियों में जब इनको लंबी नींद लेनी होती है, बहुत लंबे समय तक ये सोते रहते हैं सर्दियों में, तो अब जो सोता रहेगा तो कहाँ से खाना खाएगा। तो यही जो फैट इन्होंने इकट्ठा करके रखी होती है, यही धीरे धीरे बॉडी यूज़ करती रहती है और इनको जिंदा रखती है, और बॉडी के जो भी और काम है वो इसी से होते रहते हैं। इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो बिना खाए काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो जिंदा रह लेते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि फैट इन्होंने स्टोर करके रखा होता है अपने स्किन के अंदर। तो कॉम्पोनेंट देख लिया। अब तीसरा है प्रोटीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, यानी मिल्क से बनने वाली चीज़ें, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, मिल्क खुद हो गया, और जो पल्सेस हैं ये अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलते हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर टू बिल्ड दियर मसल्स, ताकि वो अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकें। जैसे क्रिकेटर हो गया, फुटबॉलर हो गया, या और भी जो स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी भागना दौड़ना होता है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो मसल्स इनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स ही मूवमेंट कराने में मदद करती है, चलने फिरने में मदद करती है। जितनी मसल स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छे से मसल्स बिल्ड रहेंगी, उतना भागना दौड़ना, मेहनत करना ये आसान हो जाएगा। तो ये मसल बिल्ड कैसे होगी? प्रोटीन की मदद से होगी। तो ज़्यादा अमाउंट में ये लोग प्रोटीन लेते हैं। तो जो प्रोटीन है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। कुछ कमाल के प्लांट सोर्सेज जहाँ से प्रोटीन मिलता है वो आपके हैं पल्सेस, बीन्स, जैसे सोयाबीन, किडनी बीन्स, ठीक है, पीस हो गया यानी मटर, नट्स हो गया। तो ये प्लांट वाले सोर्स हो गए, यानी प्लांट से हमको प्रोटीन मिल रहा है। एनिमल सोर्सेज की बात कर लें जहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो उसमें आ गया मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ठीक है, दोनों के आपकी इमेज नीचे दी हुई है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ऐसे फूड जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में उनके अंदर प्रोटीन होता है, ये फूड क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ग्रोथ में। जैसे आप ग्रो हो रहे हो, अभी छोटे से बड़े हो रहे हो, हाइट बढ़ रही है, तो इस टाइम आपको प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है, वरना ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हो सकता है हाइट आपकी ज़्यादा ना बढ़े, आप बहुत पतले दुबले रह जाओ, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ में मदद करता है और बॉडी के अंदर कुछ भी डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे अगर चोट वगैरह कभी थोड़ी बहुत कुछ लग जाती है, अगर कुछ भी ना लगाए तो बॉडी अपने आप रिपेयर कर लेती है। तो क्यों कर लेती है? प्रोटीन की वजह से। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो थोड़ी सी भी चोट लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने में, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में ये बात याद रखना कि ये ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर में मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन वगैरह खूब लेते हैं ना, पनीर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ताकि वो बॉडी बिल्डिंग कर सके, बॉडी बना सके। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको नीचे दिए हैं, ऊपर हमने देख ही लिया। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया ना कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे अभी आप लोग बड़े हो रहे हो, तो इस टाइम आपकी डाइट के अंदर जो भी आप खा रहे हो उसमें सही अमाउंट प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इनमें से कौन से फूड कॉम्पोनेंट है जो कि आपके डेली डाइट का पार्ट है? ऊपर जो हमने देखा प्रोटीन के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, क्योंकि रोज़ाना बॉडी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रोटीन लिया और उसके बाद एक हफ्ते गायब। क्या कभी आपने मशरूम देखा है? ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में, यानी जहाँ अंधेरा हो और नमी हो, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हो, वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। एडेबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो मशरूम जिनको खाया जाता है ये एक अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। आपको क्या लगता है, हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें इंक्लूड करना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल को, और इसके अलावा और भी जो प्लांट बेस्ड फूड है अपनी डाइट के अंदर, यानी ये चीज़ें भी खानी चाहिए? चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कॉम्पोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। तो और भी जो फूड कॉम्पोनेंट है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। 2 केस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, उस केस से हम समझेंगे इसको। केस 1, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के ज़माने में, ड्यूरिंग लॉन्ग वोएजेस, वोएजेस मतलब जो समुद्र का सफ़र करते थे शिप वगैरह पे, तो लंबे लंबे जो समुद्र का सफ़र होता था, तो उस टाइम जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे, या नाव पे जो सवार लोग होते थे, ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स। तो उनके अंदर एक बीमारी होती थी, क्योंकि जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लगता था, वो फूल जाते थे। ड्यूरिंग अ वोएज इन 1746, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। तो ऐसे ही समुद्र के एक सफ़र में, जो कि 1746 में हुआ था, स्कॉटिश फिजिशियन, यानी स्कॉटलैंड के एक फिजिशियन थे जिनका नाम जेम्स लिंड था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो सेलर, वो नाविक जो कि लेमन्स यानी नींबू और ऑरेंजेस यानी संतरा, इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, उनके ये सिम्टम रिकवर हो जा रहे हैं, यानी उनकी ये दिक्कत दूर हो जा रही है, ब्लीडिंग और स्वेलिंग गम्स की। तो ये जो ब्लीडिंग और मसूड़ों का फूलना है, ये सिम्टम है एक बीमारी का जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। अब ये केस पढ़कर आपने क्या इंटरप्रेट किया?
क्या बात समझ में आई आपको? वॉट क्योर्स स्कर्वी, तो स्कर्वी वाली जो बीमारी है उसको क्या चीज़ सही कर रही थी? तो क्या बताया गया आपको? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी को दूर करने में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही थी? लेमन्स और ऑरेंजेस। स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से होती है। तो एक और फूड कंपोनेंट के बारे में हमने जान लिया, वो क्या है? विटामिन। ये भी कई टाइप के होते हैं, ए बी सी, इसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है, तो आगे हम देखेंगे। तो स्कर्वी जो बीमारी है वो होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से। विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, यानी जो खट्टे फल होते हैं, जैसा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो एक खट्टापन होता है इनके अंदर कि नहीं? तो जिस फ्रूट के अंदर खट्टापन होगा, सिट्रस जो फ्रूट्स होंगे उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होगा। हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। तो स्कर्वी बीमारी का इलाज किसमें है? कि हम सिट्रस फ्रूट्स खाएं, खट्टे फल खाएं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। तो ओवरऑल केस 1 के अंदर क्या बात समझ में आई? कि एक बीमारी है उसको हम स्कर्वी कहते हैं, जिसके अंदर होता यह है कि जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो फूल जाते हैं और उसके अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। ये बीमारी होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, और विटामिन सी पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों के अंदर, जैसा कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो अगर ये बीमारी हो गई है और ठीक करना है या फिर इस बीमारी से बचना है, तो ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर विटामिन सी हो, जैसा कि सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। केस 2, 1960s के अंदर इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रेवलेंट। तो 1960s के अंदर इंडिया के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो हिमालयन रीजन, हिमालय जो पहाड़ है उसके आसपास रहते हैं, और जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, इसमें पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर एक बीमारी हो रही है लोगों को, मतलब एक सिम्टम देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? उनकी जो नेक है, गर्दन है, उसके सामने वाला हिस्सा फूल जा रहा है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, उसकी गर्दन सामने से ये फूल आई है। तो ये चीज़ देखने को मिला और ये प्रेवलेंट था, यानी बहुत ही कॉमन था, जिसको देखो उसी की गर्दन फूली आ रही है। तो इस पर जब स्टडी की गई, पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ से पता चला कि आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है। As per norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया जहां पर यह डिसाइड हुआ कि जो कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है, उसके साथ हम सप्लीमेंट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे आयोडीन को। आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है, नमक के साथ आयोडीन मिला दो, तो वो कॉमन सॉल्ट जिसके साथ आयोडीन मिला हुआ है उसको हम कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो नमक हमारे घरों के अंदर आता है ना, उसके पैकेट कभी देखना क्या लिखा होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होता है। तो नमक के साथ इसको मिला दिया गया। तो इस आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाने की वजह से ये जो सिम्टम थे ये कम हो गए। तो ये जो सिम्टम थे वो हो रहे थे आयोडीन की कमी की वजह से। तो बेसिकली आयोडीन की कमी सॉइल के अंदर हो रही थी, इस रीजन के अंदर। देखो जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। अब सॉइल के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो प्लांट के अंदर आयोडीन कम जाएगा। वो प्लांट हम खा रहे हैं, तो पहले तो आयोडीन अच्छे खासे अमाउंट में चलो मिल जा रहा था, या जहाँ पर भी आयोडीन सॉइल के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में है वहाँ तो प्लांट में चला जाएगा। प्लांट खा लोगे तो उससे आपके आयोडीन की जो ज़रूरत है बॉडी को वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इन इलाकों में क्या हो रहा था, हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया के हैं, वहाँ पर मिट्टी के अंदर आयोडीन की कमी हो रही थी। तो प्लांट के अंदर भी आयोडीन की कमी हो गई। उस प्लांट को जो हम खा रहे थे, तो जितनी आयोडीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को है वो नहीं मिल पा रही थी, तो ये बीमारी हो रही थी, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड। इसकी वजह से लोकल जो फूड है उसके अंदर आयोडीन की कमी हो रही थी, और वाटर सप्लाई के अंदर, यानी आयोडीन पानी के अंदर भी चला जाता था। तो अगर आयोडीन कम होगा तो पानी की सप्लाई के अंदर भी कम हो जाएगा। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो ये जो सिम्टम है जहाँ पर गर्दन ऐसे फूल आती है, इस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। अब कॉमन सॉल्ट के साथ आयोडीन को मिलाना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब सोचो, इतने ढेर सारे लोगों को अगर एक बीमारी हो रही है, और जब कोई चीज़ कॉमनली होती है तो लोग कहते हैं अरे सबका ही तो गर्दन इसी तरह हो रही है, तो हम क्या करें? तो एक एक आदमी तक दवा को पहुंचाना, यानी आयोडीन को पहुंचाना, या उनको कन्विंस करना कि भैया आओ तुमको ये दिक्कत है, इसका इलाज करा लो, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भैया ऐसी चीज़ के साथ मिला दो जिसको आमतौर से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नमक के साथ मिला दिया, क्योंकि नमक तो हर कोई यूज़ कर रहा है। तो नमक के साथ अगर आयोडीन मिला देंगे तो घर घर तक पहुँच जाएगा, तो जिसको दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और आगे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इससे दोनों काम हो गया, लोगों के सिम्टम कम भी हो गए, जिनको हो जाते आगे चलकर उनको भी नहीं हुआ। तो केस 2 से आपने क्या इन्फर किया, क्या बात समझ में आई? तो बात ये समझ में आई कि हमारी बॉडी को आयोडीन की ज़रूरत है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलेगा तो गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन द सॉल्ट पैकेट। तो अलग अलग जगह पर आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट है, जो नॉर्मल नमक होता है, उसके साथ
आयोडीन की सॉल्ट को मिला दिया जाता है। आयोडीन भी एक तरह की सॉल्ट है, तो दोनों तरीके के नमक को मिला दिया जाता है, तो जो चीज़ बनती है उसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज नेम्ड अगरियाज। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट फार्मिंग, नमक की खेती करना। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब बहुत टाइम से की जा रही है। एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको हम अगरियाज कहते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्ट फार्मिंग करते हैं, नमक की खेती करते हैं। कहोगे नमक की खेती कैसे होती है? दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो एक जगह है रन ऑफ कच्छ, वहां पर और उसके अलावा गुजरात के और हिस्सों में ये फार्मिंग की जाती है। फॉर 8 months दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। 8 महीने तक ये लोग बिल्कुल गर्मी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, लेकिन वहीं पर रहते हैं, पूरा रेगिस्तान टाइप का होता है, वहाँ पर रहते हैं, वर्क करते हैं, ताकि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, वहाँ से नमक निकाला जा सके। तो बेसिकली होता ये कि समुद्र के पानी को एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो वाटर होता है ये काफ़ी शैलो होता है, बहुत गहराई तक नहीं होता, कम लेवल तक भरा होता, तो ऐसे फैला देते हैं। धूप इस पर जब पड़ती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। अच्छा, समुद्र के पानी के अंदर नमक मिला होता है, तो इस तरह से पानी को फैला देते हैं बड़े से एरिया पे। जैसे यहाँ आप साइड में इमेज देख सकते हो, ऐसे करके पूरे एरिया में ये फैला रहे हैं। जब धूप पड़ती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो नमक रह जाता है। इस तरीके से नमक मिलता है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कॉम्पोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस? अब और कैसे पता करोगे कि वो कौन से फूड कॉम्पोनेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को बचाते हैं और भी बीमारियों से? तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। एक्टिविटी 3.4, चलिए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। स्टडी करो जो चार्ट आपको नीचे फिगर 3.5 में दिया है। टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कॉम्पोनेंट्स। अलग अलग जो फूड कॉम्पोनेंट है उसके क्या फंक्शन है, क्या काम है, और वो फूड कॉम्पोनेंट कहाँ से मिलेगा, क्या सोर्सेज हैं उसके। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो और भी जो वाइटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेज हैं जहाँ से मिलते हैं उसको पता करो। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज बाय द लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स। अगर ये फूड कॉम्पोनेंट की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या बीमारी होगी, क्या सिम्टम्स देखने को हमको मिलेंगे। अपने नेबरहुड के अंदर जाओ और लोगों से मिलो और पता लगाओ। इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम लिस्टेड ऑन द चार्ट, तो जो चार्ट आपको दिया हुआ है नीचे, पता करो किसी को ये सिम्टम आ रहा है, ये दिक्कत हो रही किसी को। एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। तो ये इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट है, जहाँ जांच पड़ताल करते हैं, इसको स्टूडेंट कर सकता है टीचर की गाइडेंस में। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज और डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। तो जाके उनसे मिलोगे कि भैया देखो आपको इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो बताएंगे हाँ ये वाली दिक्कत हमको हो रही है। उनके डाइट प्लान के बारे में पूछो कि क्या क्या खाते हैं वो दिन भर में, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ की कमी हो रही है। अगर ऐसा फूड खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आप बताओगे नहीं प्रोटीन की कमी आपको हो रही है, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। तो ये एज अ प्रोजेक्ट आपको ये काम करना है। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज या कॉजेज फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर इन द डाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो जब आपको पता चल जाए कि हाँ किस वजह से हो रही है, तो बताओ कि भैया जो सिम्टम आप बता रहे हो ना, ये दिक्कत जो आप बता रहे हो वो इस वजह से हो रही है, और आपकी डाइट में ऐसा ऐसा चेंज करना पड़ेगा। आप ये चीज़ कम खा रहे हो, आपको प्रोटीन कम मिल रहा है, आप ये भी चीज़ ऐड कर लो, इसके अंदर प्रोटीन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से काम करना है। और उनको सजेस्ट करो कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, और भी आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो ये हमारा चार्ट है। पहले कॉलम में आपको फूड कॉम्पोनेंट दिए हैं, यहाँ मेनली 2 कॉम्पोनेंट की बात की जा रही है, विटामिन और मिनरल। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तो हम देख चुके हैं। अब ये दोनों को हम देखते हैं। इस कॉम्पोनेंट का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, कुछ सोर्सेज कहाँ से मिलेगा ये जो कॉम्पोनेंट है फूड का, इसकी कमी हो गई तो क्या बीमारी होगी, इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या दिक्कत हमको समझ में आएगी जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि हाँ भैया इसकी कमी है। तो पहला फूड कॉम्पोनेंट है विटामिन ए। इसका काम क्या है कि हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखना। पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क इसके अंदर आपको मिलेगा। इसकी कमी की वजह से आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। सिम्टम क्या आएंगे, पहले आपको सिम्टम आएगा पुअर विजन, सही से दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रात में दिखाई ना पड़ना, अंधेरे में दिखाई ना पड़ना, ये दिक्कत होती है। कभी कभी कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, यानी बिल्कुल आंख की रोशनी चली गई, ना दिन में दिखाई पड़ रहा है ना रात में। तो विटामिन ए की अगर बहुत कमी हो जाएगी तो ये तक हो सकता है। फिर विटामिन B1, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है बॉडी को, ताकि वो परफॉर्म कर सके बहुत सारे फंक्शंस को। कहाँ मिलेगा, लिग्यूम्स के अंदर मिलेगा। ये एक तरह के जो है फूड आइटम होते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, इसी के अंदर आती है। फिर जो नट्स हो गए, जैसे ग्राउंड नट वगैरह हो गया, होल ग्रेन्स जिसके अंदर वीट हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ठीक है, सीड्स हो गई, और जो मिल्क प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से आपको विटामिन B1 मिलेगा। इसकी कमी की वजह से आपको बीमारी हो सकती है, इसका नाम है बेरी। इसके सिम्टम क्या आ सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, यानी सूजन आ सकती है, टिंगलिंग मतलब झुंझुनी चढ़ना, या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन सा होना,
कहाँ पर, फीट में और हैंड में, यानी हाथ पैर में सूजन आ सकती है, झुंझुनी चढ़ सकती है और जलन सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दें। इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन C की बात कर लें तो ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इनके अंदर आपको विटामिन C मिलेगा। ये हम देख चुके हैं ना, जो खट्टी चीज़ें होती है उसके अंदर विटामिन C होता है। और इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि विटामिन C की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम स्कर्वी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, या फिर आपके जो वुंड्स है, जो जख्म है, उसको हील होने में, ठीक होने में टाइम लगेगा। मतलब एक बंदा नॉर्मल है जिसके विटामिन C की कमी नहीं है, उसके चोट वगैरह लगेगी तो जल्दी भर जाएगी, उसका जो चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर विटामिन C की कमी है तो उस चोट को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। विटामिन D की बात कर लें तो ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ताकि हम एब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। हमारे बोन्स के अंदर, हमारे दांतों के अंदर कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ताकि हमारी जो बोन और टीथ हैं वो हेल्दी रह सके। विटामिन D क्या करता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अक्सर लोगों की हड्डी में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, चलो कैल्शियम की गोली खा लेते हैं क्योंकि कैल्शियम से हड्डी वगैरह मजबूत रहेगी। लेकिन वो कैल्शियम वाली चीज़ें खाए जा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी दिक्कत दूर नहीं हो रही है। अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर से मिले होते तो उनको डॉक्टर क्या बताता कि भैया हो सकता है आपके कैल्शियम की दिक्कत ना हो, विटामिन D की कमी हो, कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। ऐसे समझ लो कोई बैलून है, उसके अंदर होल है, आप हवा भरे जा रहे हो लेकिन बैलून फूल नहीं रहा। आप कह रहे हो यार काहे नहीं फूल रहा है, क्योंकि उस बैलून के अंदर होल है। तो कैल्शियम से आपके बोन्स और टीथ हेल्दी रहते हैं, लेकिन वो कैल्शियम बॉडी के अंदर जाए तो उसमें मदद कौन करता है, विटामिन D। विटामिन D मिलता कहाँ से है, बड़ी कमाल की जगह से मिलता है। एक्सपोजर टू सनलाइट, धूप में बैठोगे ना, बॉडी अपने आप बनाने लगेगी विटामिन D। मिल्क के अंदर मिलेगा, बटर, फिश, एग्स, इनके अंदर मिलेगा। विटामिन D की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होता है, हड्डी है, वो सॉफ्ट हो जाती है, बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। तो अक्सर लोग हड्डी की दिक्कत को कैल्शियम से रिलेट कर देते हैं, ये लगता है कैल्शियम की कमी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है विटामिन D की कमी की हो। अब कैल्शियम की बात कर ले तो ये हमारी जो बोन्स है और टीथ है उसको हेल्दी रखते हैं। कहाँ से मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, सोया मिल्क हो गया, कर्ड, चीज़, पनीर, इनके अंदर हमको कैल्शियम मिलेगा। इनकी कमी की वजह से जो बोन और टूथ है इसका डीके होने लगता है, ये खराब होने लगते हैं। सिम्टम क्या होगा, वीक बोन्स, टूथ डीके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत खराब होने लगेंगे, तो समझ जाना कैल्शियम की दिक्कत है। लेकिन कैल्शियम और विटामिन D रिलेट करके देखना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी कैल्शियम कमी नहीं होती, लेकिन विटामिन D की कमी की वजह से कैल्शियम बॉडी ले नहीं पाती। आयोडीन की बात कर लें, ये हेल्प करते हैं परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। ये बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है और हमारे दिमागी जो काम है इसको परफॉर्म करने में आयोडीन मदद करता है। आयोडीन कहाँ मिलेगा हमको, सी वीड के अंदर मिलेगा, समुद्र के अंदर एक तरह का प्लांट है जो ग्रो होता है, वहाँ से मिलेगा। वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, फिर आयोडाइज सॉल्ट के अंदर मिलेगा। इसकी कमी की वजह से गोइटर होता है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन के सामने वाले हिस्से में सूजन आती, फूल जाता है। ऊपर तो आपको ड्राइंग दी है, अगर रियल इमेज देखोगे बड़ा खतरनाक रहता है देखने में। आयरन की बात कर लें तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, यानी हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड के अंदर दिक्कत होने लगेगी। आयरन मिलता है हमको हरी पत्तेदार सब्जी से, बीट रूट यानी चुकंदर से, पोमग्रेनेट से मिलता है। इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है। सिम्टम्स आपको ये होंगे कि वीकनेस, बहुत कमजोरी फील होगी, जितना आयरन कमी होगी उतना ज्यादा कमजोरी लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस छोटी होने लगेगी, गहरी सांस आप नहीं ले पाओगे, ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसी का यूज करके ऊपर जो आपको एक्टिविटी दी है वो सर्वे करना है। तो लोग बताएंगे हमको ये दिक्कत है, तो आप मैच कराओ किसकी कमी की वजह से है, तो वो रिकमेंड करो। तो फिगर 3.5 से हमने ये सीख लिया कि जो वाइटामिन्स हैं जैसा कि A, B1, C एंड D और भी होते हैं, लेकिन अभी आपको ये 4 बताए गए हैं। और जो मिनरल्स हैं जैसा कि कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये 2 ग्रुप हैं फूड कॉम्पोनेंट्स के जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से। यानी वाइटामिन्स और मिनरल्स का काम ये है कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाएं। बट हाउ कैन वी ओवरकम वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर वाइटामिन और मिनरल की कमी की वजह से कोई बीमारी होती है तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। भाई जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर लो, ऐसे फूड खाओ जिसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स हों। अब यहाँ देखो कुछ सोर्सेज आपको विटामिन A के दिए हैं। विटामिन A आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, मिल्क, मैंगो, पपाया, कैरेट, यहाँ से मिलेगा। विटामिन B1 आपको कहाँ से मिलेगा, फ्लैक्स सीड्स हो गई, वीट, मिल्क, राइस, पम्पकिन सीड्स, पनीर, इन सब में आपके विटामिन B अच्छी खासे अमाउंट में होता है। विटामिन C की बात कर लें तो हमने क्या बात की थी, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा, जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन। अब आप कहोगे गुआवा, ग्रीन चिली ये तो खट्टे होते नहीं, मिर्च तो कड़वी होती है। तो विटामिन C खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसके अलावा और भी जगह पर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि विटामिन C सिर्फ खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आपको ये बताया गया कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसके अलावा और भी जगह हमको विटामिन C मिल जाता है।
विटामिन डी की बात कर लें तो आपको फिश, मिल्क, एग्स, एडिबल मशरूम्स, बटर यहाँ पर मिलेगा। फूड components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यही डिफिनीशन आपको यहाँ लिखी है कि फूड के कॉम्पोनेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब याद करो एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट और फैट। सपोर्ट ग्रोथ, ग्रोथ कौन करा रहा था, प्रोटीन। हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से कौन बचा रहा था और बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो कौन कर रहा था, तो ये काम विटामिन और मिनरल्स का है। ठीक है, तो फूड के ये जो 5 कंपोनेंट हो गए, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होते हैं वो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा और भी होते हैं, मेन ये होते हैं, आपको यही पढ़ना है। अभी एक आध चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन आपका यही है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से और हमको हेल्दी रखते हैं। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते होंगे कि आपको मिल्क पीना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए, होल ग्रेन्स, गेहूँ चावल वगैरह, ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये जो फूड आइटम है ये कुछ सोर्सेस है विटामिन्स और मिनरल्स के, यानी यहाँ से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा, इसीलिए आपको खाना चाहिए क्योंकि ये आपको बीमारियों से बचाएंगे। अब हालांकि विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या डिफरेंस ऑब्जर्व होता है रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स में, यानी कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी में क्या डिफरेंस समझ में आता है? जैसे कच्ची आलू, पकी आलू, कोई डिफरेंस समझ में आया? सोचो ज़रा। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड? क्या ये चीज़ आपने नोटिस की कि वेजिटेबल को जो हम पकाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है उसका जो ब्राइट कलर है वो खो जाता है, यानी बहुत ब्राइट कलर की सब्जी है, पका रहे तो उसका कलर हल्का होता जा रहा है। कभी कभी वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। जैसे पोटैटो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आलू आप ले लो, कच्ची रहती है तो हार्ड रहती है कि नहीं, लेकिन आलू जब पक जाती है तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, दबाओगे आसानी से दब जाएगी। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अब होता ये है कि जब हम फूड आइटम को पकाते हैं तो उनके अंदर जो विटामिन सी या इसके अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनका लॉस हो जाता है हाई हीट की वजह से। भाई उनको हम पका रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उस हीट देने की वजह से उस फूड आइटम के अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट है और इसके अलावा और जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म होने लगते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट? तो पकाने से अगर न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है तो क्या ये समझदारी वाली बात नहीं होगी कि अपनी डाइट के अंदर हम फ्रूट्स को इंक्लूड करें? फ्रूट्स को तो हम डायरेक्ट खा लेते हैं ना, पकाने की जरूरत पड़ती नहीं। या फिर कच्ची सब्जी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इसीलिए देखो सैलेड का कॉन्सेप्ट आया। सैलेड्स के अंदर क्या होता है, हम कच्ची सब्जी लेते हैं ना, खीरा ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, इसके अलावा और भी चीज़ें जो मिलाकर बनाया जाता है सैलेड को, तो वहाँ पर सारी कच्ची सब्जी होती है जिनको पकाया नहीं गया रहता। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अब अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद या उसका छिलका उतारने के बाद आप वॉशिंग कर रहे हो, धो रहे हो, तो इसकी वजह से कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है। अब हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप अच्छे से धो लो, कंज्यूम करने से पहले, खाने से पहले धोना चाहिए। लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ है कि अगर हम धोएंगे तो विटामिन का लॉस हो जाएगा। तो कब धोना है? उसको कट करने से पहले, उसका छिलका उतारने से पहले धोना है। एक बार कट कर लो, उसका छिलका उतार दो, फिर नहीं धोना है। पहले क्यों धोना है? क्योंकि गंदगी वगैरह लगी होती है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मिट्टी वगैरह लगी है, तो बाहर से धो लो। एक बार अच्छे से धुल गया, अब कट करो या उसका छिलका उतारो, तो उसके बाद नहीं धोना। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि क्या सारे ही न्यूट्रिएंट हमको मिल जाते हैं प्लांट्स और एनिमल से? नो मेदू, न्यूट्रिएंट जैसा कि सॉल्ट हो गया ये ऑब्टेन होते हैं सी वाटर से या फिर रॉक से। यानी ऐसा नहीं कि सारे जो न्यूट्रिएंट है वो आपको प्लांट्स या एनिमल से ही मिलेंगे। सॉल्ट जैसे हो गया तो ये सी वाटर, समुद्र के पानी से मिलता है, या फिर रॉक होती है उसको तोड़ के वहाँ से ये नमक निकलता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है वो नेचुरली प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब हम सनलाइट पे जाते हैं, सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक विटामिन डी बनाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स होता है। अब ये क्या होता है, कैसे बेनिफिट करता है हमको, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ऊपर जो हमने 5 एसेंशियल वाले न्यूट्रिएंट्स देखे, उसके अलावा हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है डाइटरी फाइबर की और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स को हम रगेज भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, यानी बॉडी इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती कि हाँ चलो इसका काम है, इसको रख लेते हैं। तो भाई हम न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, बॉडी को वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको खाएं क्यों?
हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन ये हमारे फूड का एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। हमने क्या देखा था, फूड के अंदर बहुत सी काम की चीज़ें होती जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो बॉडी वो ले लेती है, और जो काम की नहीं होती उसको बॉडी को बाहर निकालना होता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर जाएगा वो आसानी से निकल जाए, वहाँ काम आता है डाइटरी फाइबर का। अगर ऐसे फूड आप खा रहे हो जिसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में डाइटरी फाइबर है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, फूड के अंदर से जो कचरा निकला है, ये हमारी बॉडी से बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। और अगर डाइटरी फाइबर्स की कमी होगी तो पेट साफ नहीं होगा, स्टूल को पास करने में दिक्कत आएगी। रगेज इन अवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। तो रगेज हमको आमतौर से प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। कहाँ से मिलेगा, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गई, पल्सेस, नट्स, ये अच्छे सोर्स हैं रगेज के, यानी इसको हमको खाना चाहिए। मेरी ग्रैंडमा को डिफ़िकल्टी हो रही थी, मुश्किल हो रही थी स्टूल पास करने में। अब मैं समझ गया कि डॉक्टर ने क्यों एडवाइस किया था कि उनको ऐसे फूड खाने चाहिए जो हाई हो फाइबर्स के अंदर, यानी कि अंदर अच्छे खासे अमाउंट में फाइबर हो, क्योंकि फाइबर्स क्या करेंगे, स्टूल को आसानी से पास करा देंगे। अक्सर अपने घर में बड़े लोगों से आप सुनते होंगे कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो गया है, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उनके फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स की कमी है। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for body but is also good for our environment and our planet। तो वो फूड खाना जो कि लोकली ग्रोन हो, यानी जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर ग्रो किया जाता है, तो ये सही रहता है। मान लो कहीं और से आप कोई फूड मंगा रहे हो, वो जो फूड वहाँ ग्रो हो रहा है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से है, आप उसको खाओ, हो सकता है आपकी बॉडी उसको सही से एक्सेप्ट ना कर पाए, उससे कोई आपको दिक्कत हो जाए। तो जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास जो चीज़ ग्रो हो रही है, बेहतर यही है कि आप उसी को खाओ। और जो प्लांट बेस्ड फूड है यानी वेजिटेरियन फूड है, उसी को खाना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। तो ये सिर्फ हमारे लिए हेल्दी ही नहीं है बल्कि ये इन्वायरमेंट और हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। अब आप सोच रहे हो कि वाटर का क्या काम, पानी क्यों पीते हैं? वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होंगे, तो वो काम वाटर का है। वाटर मदद करता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने में, वरना फूड खाया, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है, बॉडी को चाहिए भी, लेकिन बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा, बॉडी ले ही नहीं पा रही है। वाटर की हेल्प से ही एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा वाटर क्या करता है, ये रिमूव करता है वेस्ट हमारी बॉडी से, स्वेट और यूरिन के जरिए। पसीना निकला या यूरिन हुआ तो उसके थ्रू वेस्ट निकल जाता है। तो वो जो पानी निकलता है वो कहाँ से आता है, यही जो हम वाटर पीते हैं वही निकलता है। तो हमें ड्रिंक करना चाहिए सफिशिएंट वाटर रेगुलरली, ताकि हम हेल्दी रह सकें। व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम। तो ऐसे फूड सोर्स बताओ जहाँ से हमको वाटर मिलता है। तो बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जब उसको हम खाते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर पहुँच जाता है। एक तो डायरेक्ट हम पानी पीते हैं, फूड आइटम के अंदर भी वाटर होता है। तो आपको वो फूड सोर्सेज बताने हैं, तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। वाटरमेलन हो गया, इसके अंदर तो 92% वाटर होता है, यानी ज़्यादातर तो पानी ही होता है। देखो सिंपल से याद रखना, जो भी रस वाले फल है जिनके अंदर से रस निकलता है तो वो रस वाटर की वजह से होता है। ऑरेंजेस, कुकुम्बर, मैंगो, तो ये वो फूड सोर्सेज हैं जहाँ से वाटर मिलता है। इसके अलावा और भी है, हमने कुछ लिख दिए। अब चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कोलोथुर गोपालन 1989 में पैदा हुए, 2019 में इनकी डेथ हुई। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च की शुरुआत इंडिया के अंदर की। He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context। तो इन्होंने क्या किया, 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स पे रिसर्च की और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता की कि ये जो फूड आइटम है इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। अगर इसको खाया जाए तो कितना कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलेगा, ये पता लगाया उन्होंने। और फिर इसी के हिसाब से रिकमेंड किया कि डाइट क्या होनी चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बाहर की कंट्री में पहले से ये चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन वो तो उसके हिसाब से थी नहीं, वहाँ पर कैसे फूड आइटम पाए जाते हैं, वहाँ जो ग्रो होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से था। लेकिन इंडिया के हिसाब से इन्होंने बताया था कि हम इंडियंस को, भारतीयों को क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए ताकि जो बॉडी की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ही लेड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डिफिशियंसीज इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कॉम्पोनेंट्स। तो उन्हें एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पता चल सके इंडियन पॉपुलेशन का, लोगों का। तो जा जाके लोगों से मिलते थे, उनकी हेल्थ के बारे में पता करते थे, डाइट के बारे में पता करते थे क्या खाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि अरे इनको तो प्रोटीन की कमी है, इनको तो एनर्जी की कमी है, या ये फूड कॉम्पोनेंट की कमी है। दिस लीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। इसी की वजह से मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, क्योंकि ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को तो चीज़ों की डिफिशियंसी है, जो न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए वो कम मिल रहे हैं, तो उसको पूरा कैसे किया जाए।
तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं कम से कम उनको फूड आइटम दिया जाए जिससे कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके और जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं वो उनकी दूर हो सके या उससे बचाया जा सके। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, अब इसका नाम पीएम पोष है, टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ अवर कंट्री। तो स्कूल के अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनके अंदर मिड डे मील दिया जाता है, खाने की चीज़ें दी जाती हैं बच्चों को जो पढ़ने आए हैं। दिस स्कीम्स हैज प्लेड अ रोल इन इंप्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो इस स्कीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट है उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा कॉम्पोनेंट किस फूड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है अलग अलग फूड आइटम्स में। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च हो गया, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा बताओ कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जिसने रिवीजन किया होगा उसको याद होगा, एक हमने देखा था ग्लूकोज, दूसरा देखा था शुगर, अभी तीसरा हम क्या देख रहे हैं, स्टार्च। तो ये 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। तो कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च हो गया, फैट, प्रोटीन, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट, यानी सिंपल से टेस्ट करके ये तीनों चीजें हम पता कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम के अंदर ये चीजें प्रेजेंट हैं या नहीं है। वाइल अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। वहीं दूसरी चीजें जो हो गई जैसे अलग अलग वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, तो इसका जो टेस्ट है वो इतना सिंपल नहीं है। उसके लिए हमको लेबोरेटरी के अंदर वर्क करना पड़ेगा जिसके अंदर उससे रिलेटेड इक्विपमेंट और टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, तभी वो टेस्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे स्टार्च की प्रेजेंस को, फैट, प्रोटीन की प्रेजेंस को फूड आइटम्स में। तो पहला टेस्ट हमारे सामने आता है स्टार्च का। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। आपको स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स की ले लेनी है, जैसा कि स्लाइस ऑफ पोटैटो ले लो, कुकुम्बर, ब्रेड, कुछ बॉइल्ड राइस ले लो, बॉइल्ड ग्राम हो गया, क्रश्ड पीनट्स हो गया, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। तो ये कुछ फूड आइटम आपको दिए हैं, इनको आपको ले लेना है। इसके साथ साथ और भी फूड आइटम्स को आप टेस्टिंग के लिए ले सकते हो। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। तो अलग अलग डिश पे जो अलग अलग फूड आइटम्स आपने लिए हैं उसका थोड़े थोड़े टुकड़े सब में रख देना है। अब ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंद आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डाल देनी है हर फूड आइटम पे। ऑब्जर्व देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। जिस फूड आइटम पे आपने 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डाली थी, तो जहां पर बूंदें गिरी उस जगह पर आप देखो कोई कलर चेंज आपको देखने को मिला। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक। जहां पर आयोडीन गिरा क्या वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया, यानी बिल्कुल डार्क ब्लू या हम कह सकते हैं ब्लैक जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ कलर देखने को मिल रहा है। जो भी ऑब्जर्वेशन हो उसको आप रिकॉर्ड करो टेबल 3.3 के अंदर। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर वहां पर हमको देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो हिस्सा जहां पर आयोडीन हमने डाला है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब जैसे ऊपर फिगर में आप देख सकते हो टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स। तो इसने पोटैटो लिया है, ऐसे कट कर लिया, तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसी पे ड्रॉपर से कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डाली गई। तो पोटैटो पर जब आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब फैट का टेस्ट कर लेते हैं। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो पिछली एक्टिविटी में जो भी फूड आइटम्स हमने लिए थे उनको फिर से आपको थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है। हर फूड आइटम को सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे रख लेना है। रैप द पेपर अराउंड द फोल्ड एंड प्रेस इट। लपेट दो पेपर को फूड के अराउंड और उसको प्रेस कर दो, दबा दो। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। पेपर नहीं फटना चाहिए। अगर फूड आइटम के अंदर थोड़ा सा पानी है तो पेपर को सूखने के लिए थोड़ी देर रख दो, क्योंकि जो भी पानी होगा ना थोड़ी देर रखने पे वो सूख जाएगा। यानी फूड आइटम को पेपर के अंदर लपेटा, उसको प्रेस कर दिया, दबा दिया। अब अगर उसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा है तो थोड़ी देर ऐसे रख दो ताकि वो पानी सूख जाए। सूखने के बाद अब देखो क्या होता है वहां पर। तो यहाँ पर एक फूड आइटम को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा पेपर है और ये हमने ग्राउंड नट यानी मूंगफली ले ली है। इस पेपर पे इसको हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको रख लिया ऐसे। अब इस पेपर को रैप कर लेंगे, लपेट लेंगे अच्छे से। अब इसको प्रेस करना है तो उसके लिए हम पेसल का यूज़ करेंगे। इससे थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको पैचेस दिख रहे होंगे, धब्बे दिख रहे होंगे। तो ये पैचेस क्या बता रहे हैं कि मूंगफली के अंदर फैट होता है। ये जो इसके अंदर फैट था ऑयल के फॉर्म में वो यहाँ पर आकर लग गया जब हमने इसको ग्राइंड किया। अब इसको हम नीचे हटा लेते हैं। अब ऐसे देखो यहाँ पर आपको ये जो ऑयली पैचेस हैं ये अब आपको सही से दिख रहे होंगे। तो ये शो कर रहे हैं कि मूंगफली के अंदर फैट होता है। तो आपने देख लिया, डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। क्या पेपर पे ऑयली पैच देखने को मिल रहा है? तेल जैसे धब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं? तो पीनट वाले में आपने देखा था कि हाँ ऐसे धब्बे हमको देखने को मिल रहे हैं। What do you think is the reason for this पैच? क्या रीजन है इस पैच का? तो रीजन ये है कि अगर ऑयल या बटर प्रेजेंट होगा फूड आइटम के अंदर तो ये ऑयली पैचेस पेपर के अंदर लीव करेगा।
यानी फिर तेल जैसे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें बड़ी कॉमनली आपने ऑब्जर्व की होंगी। जैसे लिफाफे के अंदर आप समोसा लेकर आए तो उस लिफाफे में देखना तेल जैसे धब्बे बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उस समोसे के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। अच्छा, धब्बे तो वाटर की वजह से भी बन जाते हैं। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पानी के धब्बे नहीं है बल्कि ऑयल के धब्बे हैं? तो वाटर में एक खास बात ये होती है, अगर थोड़ी देर उस पेपर को रख दो तो वो पानी सूख जाता है, लेकिन तेल के जो धब्बे होते हैं वो कितना भी आप सुखा लो वो धब्बे नहीं जाते। अब पेपर को लाइट के सामने होल्ड करो। क्या आप देख पा रहे हो कि जो लाइट है वो हल्की हल्की से चमकते हुए दिख रही है उन पैचेस के थ्रू? तो जो ऑयली पैचेस है पेपर पे वो ये शो कर रहे हैं कि फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है? रिकॉर्ड करो अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में। चलिए प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये जो एक्टिविटी है इसको टीचर को करके दिखाना है। वही फूड आइटम ले लेने हैं जिनका टेस्ट हमने प्रीवियस एक्टिविटीज में किया। उन फूड आइटम का या तो पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो यूजिंग पेसल एंड मोर्टार। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो कई सारे साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब ले लेना है। आधा चम्मच हर फूड आइटम का अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, क्योंकि अलग अलग हम टेस्ट कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं सारा फूड आइटम एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। सबको अलग टेस्ट करेंगे तो सबको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको रख लेना है। अब यहाँ पर एक प्रिकॉशन आपको दिया हुआ है, क्या सावधानी आपको बरतनी है इस एक्टिविटी के टाइम। ये जो केमिकल हम यूज़ करने वाले हैं ये हार्मफुल है और इनको हैंडल करना चाहिए बड़ी सावधानी के साथ। किसी भी केमिकल को आपको टच नहीं करना है जब तक कि आपसे कहा ना जाए। अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी पे गिर जाता है, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ मना किया जाए वही करते हैं, तो अगर केमिकल आपकी बॉडी पे गिर जाता है तो तुरंत धो लेना है उसको, जो अफेक्टेड एरिया है पानी से। जहाँ पर भी गिरा है पानी से अच्छे से धो लो। और हाँ, इनमें से कोई भी केमिकल अपने मुंह के अंदर ना डाल लेना और सूंघने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो ऐसे हमको टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ऐसे फूड आइटम उसके अंदर डाल देना है। 2-3 चम्मच पानी का डाल देना है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर और अच्छे से शेक कर लेना है। तो 2-3 चम्मच हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर भी आपने फूड आइटम लिया है। एक और ड्रॉपर लेना है और इस बार 10 ड्रॉप आपको कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डाल लेना है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छे से शेक कर लो ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएं। फूड आइटम, 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक बार मिक्स हो जाए तो फिर आपको लीव कर देना टेस्ट ट्यूब बिना डिस्टर्ब किए कुछ मिनट के लिए। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वॉयलेट? क्या कुछ टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो वॉयलेट कलर की हो गई हैं? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो अगर वो सोल्यूशन जो पूरा बना वो वॉयलेट कलर का हो गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फूड आइटम हमने उसमें डाला था उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यहाँ भी अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 के अंदर आपको लिख देना है। अब क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे टेबल 3.3 से? तो पहले टेबल को हम फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे बात करेंगे। टेबल 3.3 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। तो अलग अलग फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है। पहले कॉलम के अंदर फूड आइटम का नेम आपको दिया है। सेकंड कॉलम के अंदर कलर ऑफ फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, यानी यहाँ पर हम स्टार्च टेस्ट की बात करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें आपको बतानी है कि जो फूड आइटम आपने लिया है उसका कलर क्या होगा, बिफोर द आयोडीन टेस्ट, आफ्टर द आयोडीन टेस्ट। तो जितने भी फूड आइटम है उनका आयोडीन टेस्ट से पहले क्या कलर, यानी नेचुरली उनका क्या कलर होता है वो हम लिख लेते हैं। तो पोटैटो आपका लाइट ब्राउन कलर का, कुकुम्बर लाइट ग्रीन, बॉइल्ड राइस वाइट कलर, बॉइल्ड ग्राम येलो, पीनट लाइट ब्राउन। ब्रेड या चपाती ले लो तो चपाती तो आपके लाइट ब्राउन, या अगर आपने ब्रेड लिया है तो ये हल्का वाइट कलर की होती है, इसको भी लाइट ब्राउन ही आप कह सकते हो। बटर येलो, कोकोनट वाइट। तो ये इन फूड आइटम का ओरिजिनल कलर होता है, ये हम कह सकते हैं आयोडीन टेस्ट से पहले ये कलर है। आयोडीन जब डालोगे इनके ऊपर तो क्या होगा, कुछ चीज़ों में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। पोटैटो पर आयोडीन डालने पे उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कुकुम्बर में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। बॉइल्ड राइस में हाँ इसमें ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बॉइल्ड ग्राम में नहीं होगा, पीनट में नहीं होगा। ब्रेड या चपाती जो भी आपने लिया है इस पर आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। और फिर बटर और कोकोनट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो स्टार्च टेस्ट हो गया, जहां पर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो पोटैटो यस, बॉइल्ड राइस यस, और ब्रेड या चपाती इसमें यस, बाकी सब में आपको नो कर देना है। अब चलिए फैट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया था, ऑयली पैचेस हम देखेंगे, तेल के धब्बे देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो इससे पहले कॉलम में तो आपको प्रिडिक्शन करनी है, अंदाज़ा लगाओ आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फैट होगा या नहीं। तो यहाँ मैंने अंदाजे के हिसाब से इसको फिल कर लिया। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं होगा, जहाँ होगा वहाँ नो यस मैंने कर दिया। अब टेस्ट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो आपको सेकंड कॉलम में लिख लेना है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी टेस्ट करने पे ये पता चला कि पीनट के अंदर
फैट प्रेजेंट है क्योंकि ऑयली पैचेस देखने को मिल रहे थे, ये मैंने आपको करके दिखाया। बटर और कोकोनट, इनके अंदर भी ऑयली पैचेस देखने को मिले, यानी यहाँ पर भी फैट प्रेजेंट है। तो फैट प्रेजेंट यस या नो, ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर पीनट में हम लिखेंगे यस, हाँ फैट प्रेजेंट है। बटर में यस, कोकोनट में यस, बाकी सब में नो कर देना है। कलर ऑफ फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट। अब प्रोटीन टेस्ट की बात कर लेते हैं। बिफोर प्रोटीन टेस्ट फूड आइटम का कलर क्या है? तो भाई जो ओरिजिनल कलर है वही कलर होगा, जो स्टार्टिंग में हमने बिफोर आयोडीन टेस्ट का कलर लिखा था ना, वही यहाँ पर सारा होगा। यानी प्रोटीन टेस्ट से पहले फूड आइटम का कलर वही होगा जो उसका ओरिजिनल कलर होता है। अब टेस्ट के बाद पता चलेगा कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पोटैटो, कोकम्बर, बॉइल्ड राइस, इसके अंदर कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। वही बॉइल्ड राइस, पीनट, ब्रेड या चपाती, इनके अंदर कलर चेंज देखने को मिलेगा और चेंज होकर क्या हो जाएगा? वॉयलेट कलर हो जाएगा। जो सोल्यूशन हमारा बना था वो वॉयलेट कलर हो जाएगा। बाकी फिर बटर और कोकोनट के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बॉइल्ड ग्राम के अंदर यस, पीनट के अंदर यस, ब्रेड या चपाती जो भी लिया था इसके अंदर यस, बाकी सब में नो कर देना है। अब एक बात आप याद रखना कि ये जो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला है ये उस टेस्ट के हिसाब से है जैसा कि हमको बुक में करने को कहा है, यानी ये नॉर्मल वाला टेस्ट है। एक बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला टेस्ट होता है जो कि लैब के अंदर साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसका रिजल्ट इस वाले से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर नो लिखा है कि प्रोटीन होता नहीं है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे टेस्ट के अंदर नो आया है, हमने जो टेस्ट किया उसके अंदर हमको ये पता चला। लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड वाला टेस्ट है वहां से ये पता चलता है कि पोटैटो के अंदर भी प्रोटीन होता है, बड़े थोड़े अमाउंट में। तो ये जो टेस्ट हमने किया है इसमें अगर किसी भी फूड आइटम के अंदर कोई चीज़ अच्छे खासे अमाउंट में होगी तभी हमको वो शो करेगा। तो उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट बताना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कल को कोई गूगल में सर्च करने लगे कि देखें पोटैटो के अंदर प्रोटीन होता है कि नहीं, तो आंसर मिलेगा यस। क्यों? क्योंकि वो जो रिजल्ट बता रहा है वो स्टैंडर्ड वाले टेस्ट का बता रहा है। आपको जो बताना है वो आपको अपनी बुक के हिसाब से बताना है, जैसा आपको करने को कहा गया है और आपके स्कूल के अंदर या आपने लैब में होते हुए देखा है। जो आपको रिजल्ट मिला उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो सिंपल से बात याद रखना कि जहाँ पर भी हमने जैसे नो किया है कि हाँ इसके अंदर फैट नहीं है या इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो हो सकता है उसके अंदर वो चीज़ें हों, लेकिन क्योंकि इतने थोड़े अमाउंट में है कि हमारे टेस्ट के अंदर वो शो ही नहीं हो रहा है, तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से चलेंगे जैसा हमको करने को कहा गया है। उसमें अगर कोई चीज़ दिख रही है कि हाँ ये चीज़ प्रेजेंट है तो यस कर देंगे, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो कह देंगे नो। तो टेबल हमारा फिल हो गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो वो कौन से फूड आइटम है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमको देखने को मिला? तो एक हमको देखने को मिला पीनट्स के अंदर, इसके अंदर फैट भी था, प्रोटीन भी था। इसके अलावा जो ब्रेड है इसमें स्टार्च भी था, प्रोटीन भी था। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन्स एंड फैट? तो प्रोटीन और फैट दोनों किसमें था? मैंने आपको बताया भी पीनट्स के अंदर। पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई सा भी फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम है जिसके अंदर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं था? तो टेबल जो मैंने फिल कराया उसको आप देखो। कुकुम्बर के अंदर स्टार्च, फैट, प्रोटीन, इनमें से कोई भी हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन इसको खाते क्यों हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर रफेज होता है, यानी डाइटरी फाइबर होता है, पेट को हमारे साफ रखता है, इसलिए खाना चाहिए। अब आप बताओ इनमें से कौन सा फूड आइटम है जो कि आप कंज्यूम करते हो डेली? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। इसी तरीके से और भी फूड आइटम आप पता करो जो कि गुड सोर्स हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन। तो थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूँ। स्टार्च की बात कर लें तो ये आपको कॉर्न, ओट्स, बार्ले, ठीक है, इनमें आपको मिल जाएगा। फैट्स के कुछ और सोर्सेज की बात कर लें, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, एग योक, चीज़। प्रोटीन्स की बात कर लें, चिकन, मूंग दाल, किडनी बीन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप प्रयागराज से हो और मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 3.4 बैलेंस डाइट। अब आमतौर से जो फूड आइटम हम खाते हैं, डेली खा रहे हैं या हफ्ते में एक आध बार खा ले रहे हैं, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें हम आमतौर से खाते हैं, तो ये हमारी डाइट का पार्ट है। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, चलिए इसको आगे हम देखेंगे। क्या जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो सेम होती है सभी के लिए, यानी जो जो न्यूट्रिएंट एक बंदे को चाहिए वही सभी को चाहिए? क्या ऐसी बात है? डू यू और योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सेम टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए, यानी जो जो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए वही आपके ग्रैंड पेरेंट को भी चाहिए? या जो जो न्यूट्रिएंट जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए क्या उतनी ही क्वांटिटी में आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी चाहिए? द आंसर इज नो। अलग अलग लोगों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होती है, आपकी अलग होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अलग होगी। Requirements of the type and amount of nutrient in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on.
तो किस टाइप के न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी और कितने अमाउंट में होगी, ये वेरी होता है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे अभी आप ग्रो कर रहे हो, आपकी हाइट वेट ये सब बढ़ रहा है, तो हमने डिस्कस किया था ना, जिनके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है उनको प्रोटीन की जरूरत काफी ज्यादा है। तो उस एज में जहाँ ग्रोथ हो रही है यानी हाइट वेट बढ़ रहा है, उस समय प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। फिर एक बार हाइट वगैरह बढ़ना रुक जाती है तो उस समय कंपेरेटिवली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जेंडर की बात कर लें, मेल की बॉडी ज्यादा मस्कुलर होती है, ज्यादा मसल्स होती है, तो मेल और फीमेल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मेल को ज्यादा होती है। वहीं जो मिनरल है आयरन, उसकी रिक्वायरमेंट फीमेल को ज्यादा होती है। उसका रीजन मेंस्ट्रुएशन है, जो कि आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे कि ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फीमेल्स को आयरन की क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ती है। ऐसे फूड खाने पड़ते हैं जिनके अंदर आयरन ज्यादा अमाउंट में हो। अगली चीज है फिजिकल एक्टिविटी। एक बंदा कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, बस खा रहा है, आराम से बैठा हुआ है, सो रहा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम अमाउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि काम कम कर रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। अब अगर वो फैट ज्यादा लेगा तो वो फैट बॉडी में जम जाएगा और वो मोटा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए उसको कम क्वांटिटी में फैट और कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। वहीं कोई मेहनत कर रहा है, ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है, स्पोर्ट्स में है या और किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको फैट, कार्बोहाइड्रेट और मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगली चीज है हेल्थ स्टेटस। अब एक बंदा बीमार है, बीमारियों से लड़ने के लिए उसको विटामिन्स और मिनरल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। फिर लाइफ स्टाइल, यानी उसका रहन सहन कैसा है, किस तरह की चीजें खाता है, कैसी एक्टिविटीज करता है, ये सारी भी चीजें डिसाइड करेंगी उसको कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें यानी अलग अलग फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है कि किसको कौन सा और कितना न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। मोटी मोटी बात आप ये समझ गए कि हर किसी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है। एक्टिविटी 3.8 चलिए फाइंड आउट करते हैं। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग अ वीक इन एक्टिविटी 3.1। तो एक्टिविटी 3.1 में आपने पूरे एक हफ्ते में जो भी फूड कंज्यूम किया उसकी पूरी लिस्ट बनाई थी। अब आप चेक करो कि वो जो फूड आइटम है क्या कंटेन करते हैं सारे ही न्यूट्रिएंट, और इसके अलावा और भी जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो कि नेसेसरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, यानी वो 5 इंपॉर्टेंट वाले न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा रफेज और वाटर। क्या जो फूड आपने पूरे एक हफ्ते में खाया उसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं, ये आप चेक करो। अगर नहीं है तो पता करो कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है या कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जिसको हम ऐड कर दें तो वो कमी पूरी हो सकती है। मान लो ये पता चला कि प्रोटीन की कमी है, तो कौन सा फूड आइटम और आप ऐड कर सकते हो जिससे उस कमी को पूरा किया जा सके। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है, यानी ऐसा कॉमनली खाया जाने वाला खाना है जिसके अंदर सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो, साथ में रफेज और वाटर भी हो, इन राइट अमाउंट। ऐसा नहीं कोई चीज़ कम हो या ज़्यादा हो, बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो हो, जितना चाहिए वो हो, राइट अमाउंट में हो, ताकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वॉट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट आपकी नहीं है तो क्या चेंजेस आप करोगे, तो ये आप बताओ। एक्टिविटी 3.9 लेट अस कंपेयर। चलिए कंपेयर करते हैं। रीड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स, यानी पतली पतली जो चिप्स आती है पोटैटो की, ये आपको दिया हुआ है, एंड पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हियर। तो लेफ्ट साइड वाले पैकेट के अंदर पोटैटो वेफर्स हैं, पोटैटो की चिप्स है, और सेकंड वाले में रोस्टेड चना है। दोनों को चलिए कंपेयर करते हैं। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी है पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम आपने पोटैटो वेफर लिया तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगी। इसी तरीके से 100 ग्राम आपने रोस्टेड चना लिया तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगी। एनर्जी की बात कर ले तो 536 किलो कैलोरी ये पर 100 ग्राम पोटैटो वेफर के अंदर होती है। तो के कैल ये शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है किलो कैलोरीज। तो एनर्जी को हम कैलोरीज के अंदर मेजर करते हैं। वहीं रोस्टेड चना की बात कर ले तो उसके अंदर कम एनर्जी आपको मिलेगी, 355 किलो कैलोरी। तो सिर्फ एनर्जी कंपेयर करोगे तो आप कहोगे यार पोटैटो वेफर खाना चाहिए, ये तो बढ़िया है, ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। अभी ज़्यादा एनर्जी आ कहाँ से रही है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट हम देखते हैं, वो है फैट्स। इसमें 35 ग्राम है और इसमें 6.26 ग्राम है, काफ़ी कम है रोस्टेड चना के अंदर। तो फैट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, क्योंकि फैट से एनर्जी निकलती है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले तो यहाँ 53 ग्राम है और रोस्टेड चना के अंदर ज़्यादा है, 58 ग्राम है, यानी तुरंत एनर्जी आपको रोस्टेड चना से ज़्यादा मिलेगी। और फैट वाला तो स्टोर हो जाता है। तो अगर आप मेहनत का काम नहीं कर रहे हो और ये पोटैटो वेफर मस्त खाए जा रहे हो तो मोटे हो जाओगे। एनर्जी तो तब मिलेगी जब आप काम करोगे। प्रोटीन की बात कर ले तो यहाँ 7 ग्राम है, यहाँ 18 ग्राम है, डबल से भी ज़्यादा। डाइटरी फाइबर की बात कर ले सिर्फ 4 ग्राम, और रोस्टेड चना के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा है, यहाँ पर 16.8 ग्राम्स। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन बिलो, विच फूड वुड यू चूज। तो कौन सा फूड आप चूज करोगे और क्यों। अब जो डायरेक्ट एनर्जी को देखेगा तो वो तो चूज करेगा पोटैटो वेफर्स, लेकिन सिर्फ एनर्जी हम नहीं देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट देखो तो कम है, प्रोटीन कम है, डाइटरी फाइबर कम है इस पोटैटो वेफर के अंदर। तो बेस्ट यही है
कि रोस्टेड चने को चूज किया जाए, क्योंकि एनर्जी की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट रोस्टेड चना के अंदर ज्यादा है, तुरंत ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगी, प्रोटीन भी ज्यादा है, डाइटरी फाइबर भी ज्यादा है, तो ओवरऑल रोस्टेड चना बेस्ट है। लेकिन रियल लाइफ में हम क्या चूज करेंगे? पोटैटो वेफर। भैया चिप्स लो, चना कौन खाएगा? लेकिन हेल्थ के लिए हमारे रोस्टेड चना ही बेस्ट है। सम फूड आइटम्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी कैलोरी हाई होती है, यानी एनर्जी का कंटेंट ज्यादा होता है, और वो क्यों होता है? वो शुगर और फैट कंटेंट की वजह से होता है। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स। इसके साथ साथ इनके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, डाइटरी फाइबर ये काफी कम होते हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। तो ऐसे फूड्स को हम जंक फूड्स कहते हैं। जंक का मतलब आप जानते हो? कूड़ा, कबाड़, यानी ये जो फूड आइटम है ना, जिनको आप बड़े मजे से खाते हो, साइंस की लैंग्वेज में इसको कूड़ा कबाड़ कहा जाता है, क्योंकि इनकी कैलोरीज तो हाई है, क्योंकि शुगर और फैट इनके अंदर ज्यादा होता है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, डाइटरी फाइबर, ये काफी कम होता है। तो साइंस की लैंग्वेज में तो ये कूड़ा कबाड़ ही हुआ कि पेट के अंदर ये जा भी रहा है, आपको लगा हमने खा लिया, लेकिन उससे बॉडी को उतना फायदा हो ही नहीं रहा है। जैसे कूड़े कबाड़ से कोई फायदा नहीं होता, उसको हम फेंक देते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स। अब जंक फूड के अंदर कौन कौन सा आ गया? पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जिसको हम आमतौर से कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, बड़े मजे से पीते हैं ना, तो ये जंक फूड्स कहलाते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दे आर नॉट हेल्दी फॉर अवर बॉडी। तो फ्रीक्वेंटली यानी बार बार इन फूड को कंज्यूम करना ये हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी के लिए। हाँ, कभी कदार खा लिया तो ठीक है, लेकिन इसकी बिल्कुल आदत नहीं बनानी चाहिए। ये बंदे को ओबीज यानी मोटा बना देती हैं। ऐसे बंदे को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए डॉक्टर पोशिता का स्टेटमेंट। क्या कहा था उन्होंने? हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी। तो हम बैलेंस डाइट लेंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और जो गुड हेल्थ है वो जरूरी है एक खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। विच अदर टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड? तो जंक फूड तो आपका पोटैटो वेफर्स ही होंगे। फैट ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बाकी जो और काम की चीजें हैं वो कम है। पैक्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन दियर कवर। आपने देखा होगा जो पैक्ड फूड आइटम है उनके पीछे कवर पे न्यूट्रिएंट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो ये जरूरी होता है, ऐसा करना पड़ता है, तभी लिखा जाता है। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। अब इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हर न्यूट्रिएंट का कितना अमाउंट है वो लिखा होना चाहिए। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जिसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कभी कभी किसी फूड आइटम के अंदर और भी न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं प्रोसेसिंग के टाइम, यानी वो पूरा प्रोसीजर होता है, कोई चीज़ बन रही है तो उसी टाइम कुछ और भी चीज़ें डाल देते हैं। इसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इसके एग्जाम्पल में आपका आयोडाइज सॉल्ट हो गया। सॉल्ट बनाने का पूरा प्रोसेस है, सॉल्ट बन रही है, उसी में हमने आयोडीन भी डाल दिया। अगर ना डालते तो सिंपल सॉल्ट मिल जाती, लेकिन उसके अंदर आयोडीन की कमी थी, तो आयोडीन की कमी पूरा करने के लिए आयोडीन हमने डाल दिया। एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। इसी तरह कुछ बेबी फूड्स होते हैं, उसको हम फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं। यानी नॉर्मल वो फूड आपको लगेगा हाँ ये है, लेकिन उसके अंदर और एडिशनल चीज़ें उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डाली जाती है। यानी आप तो दुकान में सिंपल नमक लेने जाते हो, आप आयोडीन थोड़ी ना खरीदने जाते हो, लेकिन नमक के साथ साथ आयोडीन ऑलरेडी मिला होता है, तो वो फोर्टिफाइड फूड्स हो गए। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहते हैं, इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रेगुलेट करती है फूड क्वालिटी इंडिया के अंदर। अगर कोई फूड ऐसा है इसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। अगर मान लो कोई फूड आइटम है उसके अंदर न्यूट्रिएंट काफी कम है, तो ये एजेंसी डायरेक्ट करेगी कुछ ऐसी भी चीजें मिलाओ जो काम की हो, जिससे आप लोगों को हेल्थ बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये सारा काम होता है। 3.5 मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। आपने सुना होगा ज्वार, बाजरा, रागी, सानवा, इनके बारे में सुना होगा। तो ये देखो 3.9 फिगर में आपको सानवा बना है, ये इस तरह से दिखता है। बार्न यार्ड मिलेट इसको कहते हैं। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नेटिव क्रॉप है, यानी यहीं पर ये ग्रो हुए, यहीं से इनकी शुरुआत हुई, कहीं बाहर से लाके इनको ग्रो नहीं कराया गया। ये बड़ी आसानी से कल्टीवेट किए जा सकते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। अब इनके अंदर काफी हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है और इनको हम मिलेट्स कहते हैं। तो मिलेट्स के अंदर आपके कौन कौन से आ गए? ज्वार, बाजरा, रागी, सानवा, ये हो गए। ठीक है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? क्या इन मिलेट से बना हुआ फूड आइटम कभी आपने खाया है? बताओ आप खाया कि नहीं खाया। अब जो मिलेट्स हैं ये स्मॉल साइज के ग्रेन्स होते हैं, बड़े छोटे साइज के अनाज होते हैं। एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो सदियों से जो इंडियन डाइट है, भारतीय लोगों की जो डाइट है, उसका ये इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। यानी इंडिया के अंदर एक जमाने से इसको आमतौर से खाया गया है।
दे हैव रीगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो पहले इंडिया के अंदर बड़ा कॉमन था, इसको बहुत खाया जाता था, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीता, नए नए तरीके के फूड आइटम आए तो ये चीज़ें कम खाई जाने लगी। लेकिन जब इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में लोगों को पता चला तो फिर से ये पॉपुलर हो गया। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। अब इतने सारे न्यूट्रिएंट इनके अंदर होते हैं, इसी वजह से इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। यानी ऐसे सीरियल्स हैं, ऐसे अनाज हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो बैलेंस डाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक ये पूरा करते हैं। यानी नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए अगर इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर दोगे तो आपकी डाइट को ये बैलेंस कर देंगे। 3.6 फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। तो जो फूड है वो फार्म से, खेत से हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्या आप जानते हो कितना टाइम और कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमको गेहूं का आटा मिल सके, जो कभी एक सीड ग्रेन हुआ करता था, एक बीज हुआ करती थी जो कि जर्मिनेट की गई थी फार्म के अंदर, यानी बीज खेत के अंदर डाली गई थी। तो वहाँ से गेहूं का आटा मिलने में कितना टाइम और कितनी मेहनत लगी, क्या आपको मालूम है। चलिए फिगर 3.10 देखते हैं। टू अंडरस्टैंड इंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। तो जो रोटी हम खाते हैं वो कैसे बनती है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले फार्मर ग्रो करता है वीट को, उगाता है, ये भी एक बड़ा प्रोसेस होता है। ज़मीन को तैयार करना, पानी देना, बीज डालना, फिर उसकी देखभाल करना। एक बार जब फसल ग्रो हो जाती है फिर क्या किया जाता है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स। थ्रेशिंग करते हैं, ये आप देख पा रहे हो ऐसे लकड़ी का या पत्थर टाइप का होता है, उस पर इन ग्रेन्स की स्टॉक को यानी डंठल जो है उसको पीटते हैं। यानी गेहूं जो है डाल के अंदर लगा होता है। अब एक एक करके निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो पीटते हैं। पीटने की वजह से जो बीज है यानी गेहूं का दाना है वो निकल के अलग हो जाता है। इन सब के बारे में डिटेल में आगे पढ़ोगे आप। फिर जो गेहूं अलग हुआ है उसके साथ छिलका भी रहता है, तो उस छिलके को अलग करते हैं विनोइंग वाले प्रोसेस से। उसके बाद ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, फिर ग्रेन्स की ग्राइंडिंग की जाती है, यानी गेहूं को पीस के आटा बनाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। फिर जो रिटेल शॉप है दुकान तक वहाँ पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से हम खरीद के लाते हैं वो आटा और उससे रोटी बनती है, तो फूड हमारी प्लेट तक पहुँचता है। स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट, ये पूरी साइकिल है, कैसे कैसे क्या होता है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। तो फूड माइल्स क्या होते हैं, वो पूरी दूरी जो कि एक व्हीट का बैग तय करता है या कोई भी फूड आइटम तय करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी जो उस फूड आइटम को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे किसान गेहूं को उगा रहा है ना, तो वो प्रोड्यूसर हो गया, और कंज्यूमर कौन हो गया, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हम लोग। तो किसान से हमारे तक पहुंचने में जो पूरी दूरी तय की जाती है किसी भी फूड आइटम को, उसको हम फूड माइल्स कहते हैं। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। अब फूड माइल को कम करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। भाई जितना कम उसको ट्रेवल करना पड़ेगा उतना खर्चा कम आएगा, और फूड आइटम गाड़ी से एक जगह दूसरी जगह जा रहा है तो कम चलना पड़ेगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि पेट्रोल वगैरह कम इस्तेमाल होगा, गाड़ी से धुआं कम निकलेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर एंड इट्स ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर। तो ये लोकल फार्मर को हेल्प करता है, क्योंकि जितने लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे उन सब का फ़ायदा उसके अंदर जुड़ जाएगा। तो किसान को कम दाम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आगे लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो भी अपना पैसा उसके अंदर जोड़ेंगे। तो इससे लोकल फार्मर को सपोर्ट होगा और हमारा जो फूड है वो फ्रेश और हेल्दियर रहेगा, क्योंकि कम दूरी तय करनी पड़ रही है तो टाइम भी कम लगेगा। तो खेत से निकला और फ्रेश वाला आइटम हम तक पहुंच गया। अब तो ऐसी भी सर्विसेज दी जाती हैं जहां पर फूड आइटम डायरेक्ट खेत से आपके घर में पहुंच जाता है। ऐसे लोग होते हैं खेती करते हैं और पूरा ऐप वगैरह उन्होंने बनाई है, आपने वहां से बुक किया, वहां से तुरंत तोड़े आपको दे दिया, बिल्कुल फ्रेश आइटम मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं जो फूड को वेस्ट करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम ऑन दियर प्लेट्स। प्लेट में खाए, जितना खा पाए खाए, नहीं तो बचा हुआ छोड़ दिए। One must remember that the time effort put by our farmer and other community member in getting the food from the farm to our plate। तो जो लोग भी खाना इस तरह से बर्बाद कर देते हैं, पूरा नहीं खाते, छोड़ देते हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि कितना टाइम और एफर्ट लगता है फार्मर्स और इसके बीच में जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कितनी मेहनत और टाइम लगाते हैं फूड को फार्म से हमारी प्लेट में पहुंचाने में, और हम कितनी आसानी से वेस्ट कर देते हैं। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। जितना हम खा सके उतना ही फूड लेना चाहिए, इससे फूड का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। Try to find the timeline for various process involving getting the food from farm to plate। तो अलग अलग जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फूड को फार्म से प्लेट में पहुंचाने में, उसकी टाइमलाइन को आप ज़रा नोट करो, पता लगाने की कोशिश करो। यानी कोई सा भी फूड आइटम आप ले लो, जैसे वीट ले लिया, कब उसको ग्रो किया जाता है, यानी बीज कब डाली जाती है, फिर वो कब ग्रो होता है, काटा कब जाता है,
फिर इसको स्टोर कब किया जाता है, उसको पीसा कब जाता है, मार्केट के अंदर कब आता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप पता करो। हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स? अगर लोकल फूड को हम कंज्यूम करेंगे जो हमारे आसपास ही ग्रो किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फूड माइल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कम दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड। हेल्दी खाओ, लोगों के साथ बांट के खाओ, फूड को रिस्पेक्ट करो। सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, जो लोकल प्रोड्यूसर है आपके आसपास जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे? उन्हीं चीज़ों को खाओ आप, तो सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आकर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।